First question. The metal that cannot be obtained by electrolysis of an aqueous solution. सबका सहयोग चाहिए सर. इसमें doubt. The metal cannot be obtained by electrolysis of an aqueous solution of salt. अब हाँ डाउट हो सकता है क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलिसिस फेनोमेना पढ़ी. मैंने उस दिन आपको बताया था जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है और कुछ मेटल क्या है हाइड्रोजन के नीचे है ना. ध्यान से, बहुत आसान सा टॉपिक. जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है और कुछ मेटल हाइड्रोजन के क्या है नीचे. इन मेटल की सॉल्ट, ध्यान देना, सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करने पे, इनके एक्वस सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करने पे, आपको याद होगा उस दिन हम लोगों ने एक टर्म समझा था कि एक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट. इलेक्ट्रोलिसिस करने पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पे. यस. यहाँ पर आपको मेटल नहीं मिलती है. कौन सी मेटल? जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है हाइड्रोजन के, उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करने पे, उनके एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करने पे हमको मेटल नहीं मिलती है कैथोड पे. हमको क्या मिलता है? हाइड्रोजन. H+ की मूव करने की उसके लिए कम पोटेंशियल लगता है, वो जल्दी दौड़ता है. ठीक है. और जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे है, इनके सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करने पे, एक्वस सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करने पे कोई टेंशन नहीं, कमी पोटेंशियल पे वो आपको कैथोड में क्या मिल जाएगा? यहाँ पर बोलो. मेटल मिल जाएगा कैथोड पे मेटल. द मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन. इसका मतलब जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर है, उनको हमें ऑब्टेन करना क्या है? डिफिकल्ट है. तो पूछा जाए इसमें कौन सी मेटल कौन सी मेटल है जिसका एक्वस. मेरी आवाज इको हो रही है किसी के माइक से. समझ में आ गया? जो मेटल जितना ऊपर है उसको इलेक्ट्रोड पे जाने के लिए उतने ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी. ये एक्चुअली तुम थोड़ा सा अच्छे से समझ लोगे जब सॉल्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पर और अच्छे से आप समझ लोगे. यस. अभी समझा? यस. अब पूछा जाए बहुत फास्ट कौन सी मेटल ऑब्टेन होगी, इसमें कौन सी मिलेगी सबसे जल्दी? सिल्वर. बिल्कुल से, बिल्कुल से. मैंने क्या लिखा है बच्चा? एक्वस सॉल्ट. अगर इसमें मॉल्टन सॉल्ट कर दिया तो आपको मॉल्टन का मतलब पानी नहीं है ना? यस. और पानी नहीं है मतलब आपका उसमें H+ नहीं है. यस. है ना? और H+ नहीं तो फिर आपको क्या मिलेगी? मेटल ही मिलेगी, फिर और कुछ मिलने का कोई चांस है ही नहीं. चलो सेकंड क्वेश्चन. In the context of all herald process for extraction of aluminum, which of the following statement is correct? False. Aluminum is reduced at cathode from aluminum. Al, Na3, AlF6 serve as electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट अगर लिखा होगा तो आपको Al2O3 प्लस Na3 AlF6 प्लस CF2 प्लस CF. इतना चीज तो मिलना चाहिए आपका इलेक्ट्रोलाइट में. इसलिए, और ये क्वेश्चन मिल गया आपको. CO and CO2 दोनों प्रोड्यूस्ड एट कहां पर? नोड पे. Al2O3 is mixed with CF2 which lower the melting temperature and bring the conductivity. Answer is second. Option 2. Hall's and Herold process is given by. खत्म हो गया. आंसर क्या? 4. Hall's and Herold process is given by. Answer is third. थर्ड. फोर्थ नहीं. फोर्थ तो आपकी कौन सी प्रोसेस है पता है आपको? एक कौन सी? हाँ. गोल्ड डिस्टिलेट थर्माइट प्रोसेस. Yes. माइट प्रोसेस. और ये है हाइड्रोजन रिडक्शन जो अपन को पढ़ना नहीं था.
और ये तो आपको पता है कार्बन रिडक्शन। नेक्स्ट Carbon क्वेश्चन, इन हॉल्स एंड हेरॉल्ड प्रोसेस एल्यूमिनियम इज फॉर्म्ड एट कैथोड, द कैथोड इज मेड ऑफ आउट। एल्यूमिनियम कैथोड में बना होता है, कैथोड किस चीज का बना होता है? Pure Carbon. aluminum. Carbon. D. Pure aluminum. Pure. एल्यूमिनियम इज फॉर्म्ड एट कैथोड, कैथोड किस चीज का बना होता है? एक आपको बताया है मैंने एनोड, और एक है कैथोड। बताओ किस किस चीज का क्या बना होता है, जल्दी से। एनोड ग्रेफाइट का रहता है और कैथोड स्टील। स्टील का रहता है सर। हाँ, तो pure एनोड aluminum. ग्रेफाइट का आयरन होता है, मेड ऑफ विद कार्बन, आयरन मेड ऑफ आयरन कोटेड Iron विद coated with carbon. कार्बन। तो यहाँ पर क्या आंसर लगाओ? यहाँ प्योर एल्यूमिनियम तो नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा सर। सी होगा। Yes, sir. यस, Option C. देखो टेक्निकल क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, बना Yes. दिया ना। Yes. बच्चे को क्योंकि पता Yes. होता है आयरन कोटेड विद कार्बन, अब उसको आयरन दिखेगा ही नहीं तो सोच सकता है कि सर आयरन तो है ही नहीं, तो फिर कुछ भी लगा सकता है। तो कोटेड विद कार्बन, ठीक है। Yes. नेक्स्ट, इन कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड एज। ऑप्शन सी। सी। Yes, sir. Option C. Yes. Electrolytic reduction of alumina to aluminum by Hall-Seymour process is carried out. ऑप्शन बी एंड बी सी डी। सो बी एंड सी। अच्छा जी, more than one का है। अच्छा, ओके। In the presence of NaCl, in presence of fluoride, fluoride का मतलब वही क्या है? KF2। CF। PF2. और in PF2. presence of cryolite which melt, which form a lower melting temperature, ठीक है। Answer is B and सी। Next C. question, which of the following process is used in extractive metallurgy of magnesium? मैग्नीशियम के लिए आप क्या करते हो? याद करो डाउट। फ्यूज सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस। नहीं, एक्वा सोल्यूशन अगर बच्चा यूज किया तो हाइड्रोजन के ऊपर की मेटल है, आपको मैग्नीशियम मिलेगा ही नहीं। आपको क्या मिलेगा? तो फ्यूज सॉल्ट Sir, इलेक्ट्रोलिसिस। fuse. यस, याद करो MgCl2 उसकी फ्यूज सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। यस। Which among the following is are true for extraction of aluminum from bauxite ore? BCD. BCD। Hydrated Al2O3 precipitate when CO2 is bubbled through solution of sodium aluminate. पहला भी सही है बच्चा, क्योंकि जब NaLO2 में आप डालोगे ना कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूशन तो आपको LOH का होल थ्राइस मिल जाएगा, जो बाद में आपको Al2O3 मिल दे देगा। एडिशन ऑफ Na3AlF6, बिल्कुल सही। CO2 is evolved at anode during electrolysis, सही. ये तो पता है। CO दोनों। कैथोड इज स्टील वेसल लाइनिंग विद कार्बन, बिल्कुल सही। सर वो फर्स्ट वाला कैसे सही है वो बताइए फर्स्ट ना. वाला रुको मैं चेक कर रहा हूँ। सर हाइड्रेटेड Al2O3 precipitate when CO2 bubbled through the solution of sodium aluminate। देखो नहीं, NaLO2 है, बेसिक सोल्यूशन है। हाइड्रेटेड Al2O3 यहाँ एक्चुअली मिलेगा आपको AlOH का होल थ्राइस. AlOH के होल थ्राइस को हम हाइड्रेटेड Al2O3 बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके Al2O3 बनता है. तब Al2O3 मिलेगा। तो शायद इसका आंसर ABCD ही है, क्योंकि इसको हम हाइड्रेटेड फॉर्म लिख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रेटेड Al। देखो इसका सोल्यूशन कैसा है, बेसिक है ना। हाँ. यस। बेसिक है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो एसिड बेस करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, यस. और एल्युमिनियम आपका AlOH के होल थ्राइस में मिल जाएगा। आंसर मेरे हिसाब से ए भी है। हाइड्रेटेड Al2O3 का मतलब AlOH का होल थ्राइस। ये भी तो आपको पता होगा, व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट होता है। यस। हाँ कि नहीं? हाँ Yes. सर.
व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट ही होता है और उन्होंने लिखा है कि Al2O3 प्रेसिपिटेट। अब Al2O3 लिखे या हाइड्रेटेड Al2O3 लिखे, बात वही है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 2020 का क्वेश्चन है। एक बार वो पीछे पीछे लीजिए ना, वो एक क्वेश्चन में डाउट था मुझे, थर्ड हाँ में। बोलो। तो थर्ड उसके भी पीछे हाँ में जो थर्ड है उसमें थर्ड कैसे हुआ? वो भी तो कार्बन के साथ रिएक्ट करना है ना, Al2O3। नहीं, वो बात सही है। एक्चुअली अब ये 4 ऑप्शन ही है हमारे पास, यस यही मेन का क्वेश्चन है। नन ऑफ दीज नहीं है। हमको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस होता है, यस हमको पता है इलेक्ट्रोलिसिस होता है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में हॉल्स एंड हेराल्ड प्रोसेस का कौन सा स्टेप हो सकता है, ये बताओ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जवाब दो। इसमें वैसे ये नहीं कह सकते कि कार्बन के थ्रू एल्यूमिनियम रिड्यूस होता है, एल्यूमिनियम कार्बन के थ्रू रिड्यूस नहीं होता है, लेकिन हॉल्स एंड हेराल्ड प्रोसेस में Al2O3 तो यूज करते हो। यस तो आप क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन नहीं सही है, लेकिन उसने हॉल्स एंड हेराल्ड प्रोसेस बोल दिया, तो इसका मतलब एल्यूमिना के बारे में बात करनी है अपन। यस एक्यूरेट आंसर इसमें कोई नहीं है, क्योंकि सी ऑप्शन हॉल्स एंड हेराल्ड प्रोसेस की स्टेप में नहीं होता, लेकिन ये पता है कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकलते। यस समझ गए? यस सर। तो क्या किया जाए, इस क्वेश्चन को कुछ कर सकते हैं क्या अपन? नो नहीं कर सकते ना। तो अभी जो एक्यूरेट आंसर है वही लगा देंगे, ठीक है? यस अब थोड़ा सा आंसर ABCD। सर वो 2020 वाले क्वेश्चन का ABCD आंसर। हाँ ABCD होगा, क्योंकि वहां पर प्रेसिपिटेट लिखा ना, Al2O3 का प्रेसिपिटेट का मतलब हम AlOH का होल प्राइस बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म प्रॉपर्ली जस्टिफाई हो रही। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है ना, और Na क्या है, बेसिक है, तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बस ये Al2O3 या LOH का होल प्राइस बन जाएगा। ठीक है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, तो समझ रहे हो ना, थोड़ी तो सीधे सीधे लैंग्वेज थोड़ी लिख के देगा, यस इसीलिए मैंने बोला एक बार चेक कर लेना तो बेटर होगा। अभी ये क्वेश्चन सारे क्लियर तुमको हॉल्स एंड हेराल्ड से? यस सर। चलो अभी ये भी क्वेश्चन है भाई, बोरान एंड सिलिकॉन ऑफ वेरी हाई प्योरिटी कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू जोन रिफाइनिंग। very good, zone refining. The element that can be refined by distillation जिंक distill zinc, cadmium and mercury. Very good. The refining method used when the metal and the impurities have low and high melting temperature respectively. Metal and impurities, metal का low melting temperature है और impurities का high melting temperature है। कितना आसान सा सवाल, आंसर लिक्वेशन। तुम ये दिख रहे हैं, ये जेई मेन 3 क्वेश्चन आपको 2020 में दिख रहे हैं, मतलब समझ गए ना? यस और शायद अगर तुम मन से अगर पढ़े होगे मेटलर्जी, तो ये क्वेश्चन आपको सेकंड में हो जाने। आप बाकी टाइम सेव करो, आप पूरे के पूरे मार्क्स अचीव करो, बाकी टाइम सेव करो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री को, फिजिक्स और मैथ्स को दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर इज प्योरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ बिस्टर कॉपर। BCD। Electrolytic refining. The correct statement about this process is are: impure copper is stripped as cathode. कैथोड की तरह इम्प्योर यूज करते हैं या एनोड की तरह मेटल यूज करते हैं इम्प्योर वाली, ये बताओ। एनोड की तरह, यस, इम्प्योर वाला हम एनोड की तरह यूज करते हैं। वेरी गुड। एसिडिफाइड एक्वा सोल्यूशन, हाँ सिंपल बात, उसी सॉल्ट का हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ये पता है ना? यस कॉपर में कॉपर वाला इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, सिल्वर में सिल्वर लेंगे, गोल्ड में गोल्ड वाला लेंगे, इस तरीके से। प्योर कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, बिल्कुल इम्प्योरिटीज हम सेटल डाउन होती हैं एज एनोड, मड या एनोड सेल्स। डन। मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन से क्वेश्चन कैसे करने। यस ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं पास्ट प्रोसेस। पास्ट प्रोसेस क्या होता है, हम लेड से
सिल्वर को रिमूव करते हैं। बताओ क्यूपुलेशन में क्या होता था? कोई बहादुर बच्चा है हमारे सामने जो बता Lead. सकता सिल्वर में से लेड रिमूव लेड कर की इम्प्योरिटी रिमूव करते थे सर। यस, क्यूपुलेशन में हम सिल्वर से लेड की इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं। और यहाँ पर इम्प्योरिटीज ऑफ सिल्वर फ्रॉम Lead. मतलब पूछा जाए पास प्रोसेस किसके लिए यूज करोगे, तो आप क्या Lead. बताओगे? प्योरिफिकेशन ऑफ लेड। प्योरिफिकेशन ऑफ लेड। लेड के प्योरिफिकेशन के लिए पास प्रोसेस यूज करोगे, सिंपल सी बात। और पूछा जाए डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड का मतलब क्या है, बताओ। सिल्वर को निकाल यस, सिल्वर को निकाल देना, कहाँ से? Lead. लेड से सिल्वर Lead. को निकाल देना, दैट इज कॉल्ड एज डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। और उसको हम बोलेंगे पार्क्स प्रोसेस। क्या होता है पार्क्स प्रोसेस में? देखो, पार्क्स प्रोसेस में डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड होता है, ठीक है। और जब लेड प्रेजेंट होता है, लेड कॉन्टेनिंग सिल्वर या सिल्वर कॉन्टेनिंग लेड, क्या लिखें? लेड कंटेनिंग सिल्वर। लेड कंटेनिंग सिल्वर। कॉन्टेनिंग सिल्वर, एक टर्म हम लिखेंगे, बच्चा ध्यान देना। लेड कॉन्टेनिंग सिल्वर इट्स कॉल्ड, उसको बोलते हैं अर्जेंटीफेरस लेड। कौन सा? नोट करना होगा। पूछा जाए अर्जेंटीफेरस लेड क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे? क्या है अर्जेंटीफेरस लेड? लेड कंटेनिंग सिल्वर। यस, लेड कंटेनिंग सिल्वर। इसका मतलब लेड यहाँ पर मेन मेटल होगी। हमने बहुत लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है, बिलीव नहीं करोगे, पिछले सालों में बहुत लोगों को इतनी बार हमने तोते जैसे समझाया उनको, लेकिन वो यही नहीं याद रख पाते हैं कि वो सर क्यूपुलेशन में लेड निकालते थे या सिल्वर निकालते थे, पार्क्स प्रोसेस में हम सिल्वर निकालते थे या लेड। दोनों में कंफ्यूज घूमते हैं पूरे साल में। तुम तो नहीं होगे कंफ्यूज? नो सर। हाँ, नहीं, होना नहीं है, होना नहीं है। देखो, यहाँ पर सिल्वर और लेड का मॉल्टन मेटल है, ठीक, समझने की कोशिश करना। और इसमें सिल्वर एज क्या है? इम्प्योरिटी। और ध्यान से देना, समझ में आ जाएगा। उतनी पॉपुलर नहीं है ये, उतनी पॉपुलर नहीं, मेंस के लिए पॉपुलर नहीं है। ये पूछेगा तो एडवांस के लिए ही पूछेगा। मेंस का प्योरिफिकेशन खत्म हो गया बच्चा। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, मतलब मॉल्टन जिंक। ये जो आपको सोल्यूशन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, किसका सोल्यूशन है? मॉल्टन में हम लेड और सिल्वर ऐड करते हैं। मॉल्टन फॉर्म में लेड और सिल्वर ऐड करते हैं। किस में क्या ऐड करते हैं, बोलो जल्दी? Molten. मॉल्टन में लेड और सिल्वर ऐड करते हैं। जब लेड और सिल्वर ऐड करते हैं तो जो सिल्वर होता है, सिल्वर की जिंक के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी होती है, एक तरीके से एलॉय फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है। मतलब क्या बना लेता है वो, जिंक और सिल्वर। जिंक और सिल्वर जब बना लेता है तो वो ऊपर जिंक और सिल्वर एलॉय की लेयर क्या होती है, लाइटर होती है या हैवियर? Lighter. जिंक भी लाइटर मेटल है और सिल्वर भी लाइटर मेटल है, लेकिन लेड आपको पता होगा ये हैवियर मेटल है। हैवी मेटल होती है। तो जिंक और सिल्वर कंबाइन होके, जब हमने जिंक को डालना मॉल्टन सिल्वर और लेड एलॉय में, मतलब मॉल्टन सिल्वर और लेड में जिंक को डाला, तो जिंक सिल्वर के साथ कंबाइन होके एक फ्लोटिंग लेयर बना दिया। यस सर। एक तरीके से समझ लो स्लैग जैसा। फीलिंग आ रही होगी तुमको स्लैग की? Yes. यस सर। होगा ना लाइटर? हाँ। Yes. यस सर। आराम से उसको निकाल लेंगे जब हम इस ऊपर वाली लेयर को सेपरेट आउट कर देंगे, ठीक है।
जब ऊपर वाली लेयर को सेपरेट आउट कर देंगे तो अब क्या मिल जाएगा हमको? जिंक Zinc plus silver. जिंक और सिल्वर मिल जाएगा। उसको देखो, हमको लेड तो मिल गया बच्चा, लेड मिल गया कि नहीं? बोलो। मिल गया। लेड मिल गया। अब हमने भाई जिंक यूज किया था, तो जिंक और सिल्वर को भी तो हम अलग करेंगे कि नहीं करेंगे? यस Yes sir. सोच रहे हो कि जब अलग करना ही था तो यूज क्यों किया था? हमने यूज इसलिए किया था कि लेड और सिल्वर से सिल्वर अलग हो जाए। यहाँ मिल गया आपको सिल्वर, ये क्या कहते हैं, लेड। अब जिंक और सिल्वर का डिस्टिलेशन करोगे, याद है डिस्टिलेशन प्रोसेस? यस, जिंक। डिस्टिलेशन करोगे तो कौन वेपर फेज में चला जाएगा? जिंक। जिंक और सिल्वर Zinc आपको collect. फिर से अलग हो गई। समझा क्या तुम लोगों ने, सब लोगों ने? यस सर। Yes. तो बता डालो जल्दी से क्या किया होगा तुमने। सबसे पहले मोल्टन फॉर्म ऑफ Molten लेड और Molten मॉल्टन फॉर्म ऑफ लेड और सिल्वर में जिंक। मॉल्टन जिंक डाला होगा, तो क्या हुआ होगा? zinc और silver Zinc और silver alloy form यस। तो हमारा लेड अलग हो गया, जिंक और सिल्वर ने एक लेयर बना दी। अब उस लेयर को अलग कर लेते हैं, उससे जिंक और सिल्वर को अलग करने के लिए क्या कर लेंगे? डिस्टिलेशन। Distillation. यहाँ पर ये समझना, सिल्वर हैज अबाउट, मैंने लिया है क्या, नहीं लिया। सिल्वर की जो अबाउट 300 टाइम्स, सिल्वर इज अबाउट, इज लिखते हैं, हैज नहीं लिखते, अंग्रेजी कमजोर हो रही है। सिल्वर इज अबाउट 300 टाइम्स मोर सॉल्युबल, किसमें? जिंक इन जिंक देन लेड। तो जब जिंक डालोगे तो क्या क्या डिजॉल्व हो जाएगा उसमें? सिल्वर। सिल्वर डिसॉल्व हो जाएगी, रिमूव हो गई सिल्वर। Yes sir. या मॉल्टन स्टेज से, बाकी बात समझ में आ गई ना? यस। Yes sir. अभी भी सिल्वर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, अभी भी लेड में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। कि पूरा का पूरा प्योर मिल गया होगा ऐसा नहीं जरूरी है कि प्योर। अभी भी दिस ऐसे लिख रहे हैं, दिस लेड कंटेन्स, हमने इसीलिए पीछे प्योर नहीं लिखा है, क्या प्योर नहीं लिखा। दिस लेड कंटेन्स ऑलमोस्ट एक तरीके से प्योर ही होता है, कंटेन्स अप्रॉक्स कितना पता है? 0.0004%। हम नेग्लेक्ट कर भी सकते थे कि नहीं? हाँ। कर सकते। क्या होता है? अभी भी इसमें 0.004% क्या प्रेजेंट होता है? सिल्वर। इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस ऑलमोस्ट, लिख दे कि नहीं? हाँ। ऑलमोस्ट प्योर लेड है, समझ गए कि नहीं? Yes. तो पार्क्स प्रोसेस का थोड़ा आइडिया लगा तुमको? यस। Yes sir. डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड बोल सकते हैं, डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। यस बोल सकते हैं। Yes. हम ज्यादा जिंक में सॉल्युबल है, जल्दी बोलो। Silver. सिल्वर। सिल्वर इज मोर सॉल्युबल इन जिंक देन लेड, लेकिन ऑलमोस्ट 100% आपका प्योर लेड मिला हुआ है। अभी भी सिल्वर इसमें थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, लेकिन उसको अगर चाहे तो फिर बाद की प्रोसेस से निकाल सकते हैं अपन को, लेकिन वो प्रोसेस की जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको निकालना ही है थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? सिल्वर। तो उसके लिए हम प्रोसेस का नाम लिख देते हैं, कहीं बाई चांस क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मिल जाए हमको, तो तुम बोल सकते हो कि नहीं हमको बता दिया गया था। लेड, जो लेड मिला है, obtained after removal of क्या? सिल्वर। कौन सी? ये वाली प्रोसेस नहीं, ऊपर वाली, समझ रहे हो? Yes. समझ रहे हो कि नहीं? लेड obtained after removal of silver
contains some impurities of किसकी? Silver. और these impurities are removed by, ये टर्म हम लिख दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं, प्रोसेस का नाम होता है बच्चा पैटिंसंस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? पैटिंसंस प्रोसेस। पैटिंसंस प्रोसेस, इसीलिए नाम लिया जाता है पार्क्स एंड पैटिंसंस प्रोसेस। तो पहले पार्क्स प्रोसेस यूज करोगे या पैटिंसंस? सॉरी Parks. पार्क्स प्रोसेस। तो पार्क्स और पैटिंसंस दोनों क्या होंगे? टू ऑब्टेन्ड 100% प्योर। Lead. इतने में काम चल जाएगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. चाहो तो क्या क्या नोट करना, पीछे का क्या नोट करना था? ये नोट करना था या नोट कर लिए? Diagram. जल्दी नोट कर लो। अच्छा जल्दी से। हाँ डायग्राम नोट कर लो, तो डायग्राम से अच्छे फीलिंग आ जाएंगे कि हमने किया क्या था। डन सर? हो गया। ये लाइनें तीनों लिख लो, शायद काम में आ जाए अपने। These impurities are removed by Pattinson's process। तो नाम लिखा जाता है, आपको कहीं बुक्स में देखोगे तो लिखा मिलेगा पार्क्स एंड पैटिंसन प्रोसेस। नोट हुआ? डन सर। Yes, sir. चलो यस सर। अब एक टर्म और बताते हैं आपको, बेसेमराइजेशन प्रोसेस ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। बेसेमराइजेशन एक्चुअली पर्टिकुलर ओर के लिए नहीं करते हैं, किसी के लिए। जनरली हम सिल्वर कह रहे कॉपर के लिए यूज करते हैं। होता है क्या है, बहुत अच्छे से समझना। बेसेमराइजेशन प्रोसेस इज सेलेक्टिव कौन सी प्रोसेस? ऑक्सीडेशन मेथड।
ऑक्सीडेशन मेथड। पूछा जाए बेसिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और ये हम उनके लिए यूज करते हैं जिनमें इम्प्योरिटीज की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मेटल से ज्यादा है। ज्यादा हो। या कुछ फीलिंग आई होगी कि किसके लिए हम बात कर रहे हैं? यस यस। किसके लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं बताओ? कॉपर। कॉपर में याद करो, आयरन की जो इम्प्योरिटीज होती थी उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कॉपर से ज्यादा। ज्यादा। So used for refining of those metal in which impurities have greater tendency to get oxidized। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन जनरेट कर सकता है एडवांस में कि किसके लिए यूज करोगे? मेटल से इम्प्योरिटीज की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा हो। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, कॉपर मैटे हुआ करता था, यस यस। यस। इसमें Cu2s और FeS का FeS का कंपोजिशन। ठीक है। यहाँ से ये हॉट एयर डाला जाता है। ये जो इनर लाइनिंग होती है, ये इनर लाइनिंग दिख रही ना फर्नेस की, यस। ये किसका होता है? फ्लक्स की लाइनिंग होती है। फ्लक्स यहाँ पर क्या होता है बच्चा? SiO2 इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं क्या? बेसेमर कन्वर्टर। कन्वर्टर। मेनली हम लोग कॉपर के लिए यूज करते हैं। ठीक, ध्यान दो, अगर हम हॉट एयर डाल रहे हैं तो हॉट एयर डाल रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले ज्यादा एफिनिटी किसकी होगी बताओ? FeS। ध्यान से समझना, मैं वही बात लिख रहा हूँ। FeS की ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होने की एफिनिटी ज्यादा होगी, FeO बनेगा और SO2 निकल जाएगा ना। यस। अब जो FeO बनेगा, भाई सिलिका तो यहाँ पर है ही, है कि नहीं? हाँ। बोलो, सिलिका है, वो FeO के साथ क्या होगा? कंबाइन होगा, क्योंकि ये क्या है? बेस और है ना, एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स। और एसिडिक फ्लक्स है। बेसिक इम्प्योरिटीज क्या बना देगा? बोलो जल्दी से। FeSiO3 यस, FeSiO3 जो क्या बन गया? फ्लैग। कहाँ आप देखोगे तो स्लैग आपको ऊपर फ्लोट करता हुआ मिलेगा। अब कॉपर जो है, कॉपर की बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी नहीं होती है, तो यहाँ पर हॉट एयर पास करने पे कॉपर के साथ क्या होता है? Cu2s भी ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? CO2 ऑक्सीडाइज होता है। किसमें? एक तरीके से ये क्या फील करता है अपने आप को? कौन सी प्रोसेस के थ्रू लेके जाता है? ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन जैसा करता है Cu2 और SO2 में। और फिर Cu2O and CO2s कॉपर कॉपर, और यहाँ कॉपर प्लस SO2। और ये जो कॉपर होता है वो इम्प्योर कॉपर होता है। यस। होता है ना, क्या नाम देते हैं इसको बच्चा? बोलो। ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर। वेरी गुड, Blister वेरी copper। गुड, वेरी गुड। ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जानते हैं। इम्प्योर कॉपर होता है ब्लिस्टर कॉपर। और ब्लिस्टर का मीनिंग मैं समझा चुका था, ब्लिस्टर क्यों होता है, हमने आपको बबली चॉकलेट का एग्जांपल बताया था, Yes. जिसमें सल्फर गैसेस, अच्छा वो ऊपर ही ब्लिस्टर अपीयरेंस देता है क्योंकि उसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज SO2 की अभी भी गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पर ब्लिस्टर कॉपर मिलेगा, मॉल्टन नीचे ही मिलेगा ना। मेटल ये कैसी होगी? लिक्विड मिलेगी या सॉलिड में? लिक्विड। मिलेगी। अब इसका प्योरिफिकेशन करा देंगे कहाँ से? चाहे आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस कराओ, चाहे आपको याद होगा ये क्या कहते हैं, पोलिंग प्रोसेस। यस। पोलिंग प्रोसेस तो बहुत अच्छी प्रोसेस नहीं होती थी। अब इस कॉपर का क्या करा दूं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग नहीं बच्चा, रिडक्शन नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन तो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के लिए होता है। और जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं तो उस समय रिफाइनिंग की बाद में जरूरत नहीं पड़ती। एक काम कर सकते हो क्या, ये मैं PDF भेजूं तो तुम लोग बाद में नोट कर सकते हो क्या? यस।
समझ लो, एक्चुअली लेक्चर यार मुझे लग रहा लटक ना जाए, ठीक है? यस सर इसमें डाउट था हाँ, डाउट बोलो। सर इसमें मतलब ये एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है क्या, क्योंकि नहीं। पूरा कॉपर नहीं, ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है। बेसेमराइजेशन इज नॉट प्योरिफिकेशन प्रोसेस। मैंने वहां क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपने मेंस के पार्ट का नहीं था, आगे मैंने इसलिए डाल दिया कि बाद में हम समझा देंगे इसको। इसमें हमने कॉपर प्योर नहीं ऑब्टेन किया है बच्चा। हाँ यस सर। ये जो कॉपर होगा उसकी हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराएंगे बाद में। Yes. और कोई डाउट? चलो बढ़े आगे, नोट कर लोगे बाद में। यस सर हाँ, हाँ। please थोड़ा कोऑपरेट करो, बाद में नोट कर लेना, आपको हम पीडीएफ भेज देंगे। अगली प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं क्या? अमलगेशन अमलगमेशन प्रोसेस। अमलगमेशन प्रोसेस। अमलगमेशन प्रोसेस बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत कम पॉपुलर है। ये हम किसके लिए यूज करते हैं? सिर्फ गोल्ड गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्डन और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं अमलगमेशन प्रोसेस। मैंने फिर से बोला बहुत पॉपुलर नहीं, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट लिख भी नहीं रहा हूं, लेकिन तुमको अमलगमेशन का मीनिंग, थोड़ा सा अमलगम का फीलिंग आ रही है? यस सर। मेटल प्लस हाँ, मरकरी, mercury. वही Mercury. होते हैं ना? यस वैसे ही कुछ करने वाले हैं, बहुत पॉपुलर नहीं। फिर से मैंने बोला, बस अमलगमेशन टर्म बताने के लिए हमने इसको लिया हुआ है कि आपका अमलगमेशन टर्म नया ना रहे। इसमें क्या करते हैं, ओर को पहले क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद किसके साथ ट्रीट करते हैं? मरकरी यही बात मैंने यहाँ लिखा है, अमलगम का मतलब मरकरी। मरकरी के साथ जब ट्रीट करते हैं तो आपको पता है मरकरी मेटल के साथ डिसॉल्व होके अमलगम का फॉर्मेशन करता है, हाँ या ना? यस इन विच मेटल गेट डिसॉल्व, किसमें? मरकरी में डिसॉल्व हो जाता है। हाँ और मरकरी में मेटल, गोल्ड या सिल्वर क्या हो गया? मरकरी में डिसॉल्व Dissolve. लीविंग बिहाइंड क्या? अमल नहीं, लीविंग pure- बिहाइंड। impurity Pure gold and silver. ध्यान नहीं, ध्यान समझ नहीं रहो तुम। इसमें हमारा इम्प्योर मेटल था, ध्यान से समझना। ये मेटल था जो कि कैसा है? impure Impure. इम्प्योर है, हमारा एयू है या क्या है? एजी। जी Silver. को मरकरी में डिसॉल्व करते हैं, मरकरी में डिसॉल्व करते हैं तो अभी क्या बनता है? मेटल Metal amalgam. अमलगम। मेटल अमलगम बनता है लीविंग बिहाइंड इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज मरकरी में कंबाइन डिसॉल्व नहीं नहीं होती, ये लिख सकते हैं चाहे। इम्प्योरिटीज नॉट डिसॉल्व इन मरकरी, मरकरी में डिसॉल्व नहीं होती। निकला तुमको अमलगम के फॉर्म में मिल गया। अब तुमने ध्यान दिया होगा कि उस अमलगम को हम फिर से क्या कर रहे हैं? हीट हीट कर रहे हैं। तो मरकरी आपको पता होगा, जिंक कैडमियम मरकरी वोलाटाइल मेटल होती है, हाँ या ना? हाँ तो क्या कर, सिल्वर गोल्ड वोलाटाइल तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं। नो जब हीट करोगे तो क्या होगा बताओ, फील करो। वोलेटाइल गैस में कन्वर्ट Yes. होके उड़ आपका मरकरी जो होगा मरकरी उड़ जाएगा। वेपराइज हो जाएगा, क्योंकि वोलाटाइल है वो मेटल। हीट करने पे मरकरी वेपराइज हो जाएगा और आपको मेटल अब किस फॉर्म में मिल जाएगी? प्योर फॉर्म Pure form में. वैसे हमने प्योरिफिकेशन तो फाइनली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए से किया था, लेकिन एक अमलगमेशन प्रोसेस भी होती है जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको? गोल्ड, प्योर सिल्वर। Gold and मेरे silver. हिसाब से समझ में आ गया होगा। Yes. सर हाँ बच्चा बोलो। सर अगर हम गोल्ड को मरकरी में डालते हैं तो फिर वो मतलब तुरंत अमलगम फॉर्म कर लेता है ना? हाँ, अमलगम का मतलब उसके साथ मतलब मिक्स हो जाना, जैसा चीनी का पानी में मिक्स हो जाना। ओके लेकिन फिर आप सोचते हो, ऐसे समझो, फील करो,
चीनी, अब हमने पानी में चीनी डाला, पानी हमारा मरकरी था, लिक्विड था ना, हाँ अभी चीनी डाला, मतलब हमने ओर डाला, ओर में Yes. अभी कौन सा पार्ट सिर्फ डिजॉल्व होगा, गोल्ड और सिल्वर Gold वाला और silver. डिजॉल्व हो गया, इम्प्योरिटी डिजॉल्व नहीं हुई. नहीं होगी। अब उसको डिजॉल्व नहीं हुआ तो हमने सेपरेट आउट कर लिया। Yes. अब हमने पानी चीनी का सोल्यूशन बना लिया, मतलब हाँ, अमलगम अब बना फिर- लिया। अब पानी चीनों को फिर से आप हीट करो, हीट करेंगे तो पानी उड़ क्या होता है, पानी उड़ जाएगा, यस मतलब और मरकरी क्या हो जाएगी, उड़ उड़ जाएगी, जाएगा. चीनी मिल जाएगी, मिल गया आपको प्योर मेटल। हाँ, सिंपल yes, sir. फिजिकल प्रोसेस है ये। और एक बात नोट करना बच्चा, नोट इंपॉर्टेंट, आपको पीरियोडिक टेबल में बताया गया होगा, आयरन एंड प्लेटिनम नेवर फॉर्म क्या, अमलगम. ये याद रखना, ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, मेटलर्जी से नहीं है, ये कॉमन कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी मेटल अमलगम का फॉर्मेशन नहीं करते. नहीं करती है, कौन से मेटल अमलगम का फॉर्मेशन नहीं करती है, तो आयरन और प्लेटिनम अमलगम फॉर्मेशन नहीं करती। मेरे हिसाब से सबने समझ लिया होगा, बड़ी सिंपल सी मेथड थी। यस सर. ये ये लेने का सिर्फ मतलब था कि कहीं आपको अमलगम टर्म आ जाए तो उससे आप समझ सको कि अमलगम का एग्जैक्टली मीनिंग क्या था। ठीक है, चले, यस सर. नोट Yes, करना है बाद में आपको। अब यस. तुमको याद होगा कि हम लोगों ने लगभग 98% के आसपास, 99% के आसपास एल्युमिनियम कहाँ से ऑब्टेन किया था। ऑल्स हेरोल्ड. हाँ ऑल्सरॉल्ट. तुम्हें याद होगा उस समय में मैंने बताया था कि एल्युमिनियम का हम प्योरिफिकेशन करते हैं। प्योरिफिकेशन प्रोसेस होती इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ही होती ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, यस. लेकिन उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। हुस प्रोसेस. अगर पूछा जाए एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए कौन कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, तो ऑप्शन हो पहला बेयर्स प्रोसेस, दूसरा हो आपका सरप्रेक प्रोसेस, तीसरा हो हॉल्स एंड हेराल्ड प्रोसेस, चौथा हो हुप्स प्रोसेस और पांचवा हो ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस. ऑल ऑफ दीज, वो सारी प्रोसेस हम एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। बड़ा पॉपुलर ये टर्म है, कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। यहाँ पर भी आप किसका कैथोड यूज करोगे, कार्बन. कार्बन. वहां पर आपने क्या यूज किया था, आयरन आयरन कोटेड विद कार्बन. कार्बन. यहाँ पर जो एनोड यूज करोगे वो क्या होगा, आयरन टैंक लाइंड विद कार्बन ब्रिक. कार्बन. थोड़ा सा चेंजेस है ना, थोड़ा सा चेंजेस दिख रहे हैं आपको। यस सर। हाँ वहां पर हमारा कैथोड क्या था, आयरन with- कोटेड विद विद कार्बन था, और एनोड क्या था, ग्रेफाइट था, ग्राफाइट. कार्बन था। ग्रा- यहाँ पर उल्टा कैथोड है कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड जब भी लिखा हो तो आप क्या समझोगे, ग्राफाइट. ग्रेफाइट। और यहाँ पर जो एनोड है वो आयरन टैंक, आयरन लाइंड विद क्या, कार्बन। कार्बन. ये आपका पूरा टैंक है। क्या होता है, बहुत बहुत बेसिक है, बहुत आसान है। इसमें क्या करते हैं, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार किस तरह काम करता है, एज इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पर क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार इलेक्ट्रोलाइट था, पीछे क्या था, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार के साथ साथ क्या था, एल्यूमिनियम. L2O3। तो पूछा जाए क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट फॉर हॉल्स एंड फेरोल्ड प्रोसेस, फॉल्स. false. Cryolite and fluorspar act as electrolyte for Hooke's process. ट्रू. बिल्कुल। ये हमारा बीच वाला जो सिस्टम होता है ये किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट. बहुत ध्यान से समझना, बीच वाला सिस्टम हमारा इलेक्ट्रोलाइट का होता है, और इसमें जो नीचे वाला पोर्शन होता है, सबसे नीचे वाला होता है एनोड, जहां पर क्या होता है, एल्यूमिनियम. इम्प्योर एल्यूमिनियम। पीछे जो मिली कौन सी इम्प्योर, कहां से मिली है, ऑल्स एंड हेरोल्ड. ऑल्स एंड एल्यूमिनियम. हॉल्स एंड हेराल्ड प्रोसेस। और ऊपर वाला जो होगा
वो क्या होगा? कैथोड। 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 और कैथोड तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में किसका बना होता है? प्योर एल्यूमिनियम। प्योर एल्यूमिनियम। होता क्या, बहुत ध्यान से समझ। ये एक तरीके से 3 लेयर तुमको फील हो रही ना? हाँ या ना? यस सर। ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, और बीच में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। एनोड आपका इम्प्योर एल्यूमिनियम होगा, हाँ या ना? हाँ। इम्प्योर। इम्प्योर के बाद क्या होता है, बहुत अच्छे समझना, समझ में आ जाएगा। इम्प्योर एल्यूमिनियम पहले ऑक्सीडाइज होता है, किसमें? किसमें जाता है? Al+। Al+। और कैथोड में क्या होता है? कैथोड में आपको पता है क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन। तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगा, आप कौन सा मिल जाएगा? प्योर। प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है। अभी भी ये 100% प्योर नहीं होता है, अभी भी ये 99.9% के आसपास प्योर होता है। तो यहाँ का क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन आपके सामने बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा। पूछेगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो क्या बताओगे तुम उसको? क्रायोलाइट Cryolite एंड and fluorspar। क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। पूछा जाए कि टॉप लेयर में इम्प्योर एल्यूमिनियम मिलता है या प्योर मोल्टन एल्यूमिनियम मिलता है? प्योर प्योर एल्यूमिनियम आपको टॉप लेयर में मिलता है, और बॉटम लेयर में क्या होता है? Impure एल्यूमिनियम। कॉन्टेनिंग इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज उसमें एल्यूमिनियम में प्रेजेंट होगी। जो मिडिल लेयर होती है वो किसकी होती है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की होती है। बस खत्म हो गया, एकदम सा आसान सा। याद रखोगे क्या? यहाँ मतलब जो प्योर एल्यूमिनियम मिलता है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है क्या, या नहीं फिर मोल्टन ही? नहीं सर, ये डिपॉजिटेड फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? डिपॉजिटेड फॉर्म में। आप याद करो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता था? उस पे डिपॉजिट। हाँ, यस। डिपॉजिटेड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। यस। सर इसमें कैथोड और एनोड क्या क्या है, मतलब प्योर एल्यूमिनियम कैथोड है या फिर कार्बन इलेक्ट्रोड है? नहीं नहीं, वो आपका कैथोड कार्बन का इलेक्ट्रोड है, समझो। कैथोड कार्बन का इलेक्ट्रोड है, उसमें आपको क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड मिलेगा। अच्छा, हमें लग रहा है तो ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है कि हमने ये नहीं लिखा है कि प्योर एल्यूमिनियम कैथोड है, नहीं। यहाँ पर कैथोड में आपको क्या मिलता है? प्योर एल्यूमिनियम। प्योर एल्यूमिनियम। और एनोड में क्या हम रखते हैं? इम्प्योर एल्यूमिनियम। आप ये मत समझना एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम या कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर एल्यूमिनियम। मेरी बात समझो, यहाँ पर कैथोड एनोड तो ये है ना, यस ये हमने भरा हुआ है मोल्टन एल्यूमिनियम यहाँ उस पे। Yes. तो मेड अप ऑफ नहीं समझना, एनोड में मैंने इम्प्योर एल्यूमिनियम लिया हुआ है। बात समझना, एनोड हमने इम्प्योर एल्यूमिनियम का नहीं लिया है, एनोड में हमने प्योर इम्प्योर एल्यूमिनियम लिया है। और कैथोड में क्या ऑब्टेन हुई हमको? प्योर एल्यूमिनियम। प्योर एल्यूमिनियम। अभी समझा तुमने? क्लियर पॉइंट? यस सर। तो यहाँ सर मतलब वो आयरन का वो बना हुआ है, उसमें हमने इम्प्योर एल्यूमिनियम रखा है। यस, आयरन का वो बना हुआ इम्प्योर एल्यूमिनियम की डेंसिटी ज्यादा, ये डेंसिटी के बेस पे सेपरेट आउट है। पूछा जाए इम्प्योर एल्यूमिनियम की डेंसिटी ज्यादा होती है प्योर एल्यूमिनियम की, क्या जवाब दोगे आप? इम्प्योर एल्यूमिनियम। प्योर एल्यूमिनियम। ये डेंसिटी के बेस पे डिवीजन है, ये इमिसिबल है, तीनों एक दूसरे में मिक्स नहीं। तीनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होती। समझ गए हो क्या तुम? सो इसमें जब प्रोसेस स्टार्ट करते होगे जस्ट, तब हमें पर प्योर एलिमेंट तो थोड़ा डालना पड़ेगा ना? कहाँ पर? सो कैथोड पर। क्यों? सो या मतलब हम इलेक्ट्रोड यूज किया ना हमने, कार्बन का इलेक्ट्रोड, तो करंट तो उसके थ्रू पास होगी। यहाँ से हम क्रूड एल्यूमिनियम डाल रहे होंगे। हाँ बोलो। सो बट अगर कुछ एल्यूमिनियम पहले से ही नहीं रखा प्योर, तो मतलब कंडक्ट कैसे होगा कि ऊपर कैथोड के साथ
बच्चा है ना ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, तो मतलब वो पहले से मोल्टन फ्लोराइड्स में भी डूबा हुआ रहता है क्या? कौन सा? नहीं, मॉल्टन फ्लोराइड तो बीच वाली लेयर है। हमने ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लिया है जो कंडक्टिविटी कॉज करेगा, और ये हमने लिया हुआ है क्या, ये जो आयरन का जो टैंक है ये कोटेड विद एल्यूमिनियम, ये हमने क्या लिया हुआ है? तो वो यहाँ clear- लिखा है ना आयरन टैंक लाइंड विद कार्बन ब्रिक्स, वो एनोड की तरह काम कर रहा है। मतलब हाँ। एनोड में हमने फिल किया हुआ है इम्प्योर एल्यूमिनियम, और यहाँ कार्बन ग्रेफाइट जो है वो आपका कैथोड की तरह काम कर रहा है। देखो ना, ये कैथोड लिखा हुआ है और ये एनोड लिखा हुआ है। yes. बहुत ज्यादा इस पे अब वो शायद तो आप कहीं वीडियो देखना हो तो देख लेना, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है इसमें। आपका क्वेश्चन ये है कि डेंसिटी इम्प्योर एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है प्योर एल्यूमिनियम की? इम्प्योर एल्यूमिनियम। इम्प्योर। इम्प्योर आपको अपर बॉटम लेयर में मिलता होता है या प्योर बॉटम लेयर में होता है? इम्प्योर। इम्प्योर। इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या यूज करते हो? फ्लोरस्पार एंड ट्रायोलाइट। और मतलब फ्लोराइड्स यूज करते हैं मेनली, वो लिखा हुआ। और प्योर मोल्टन एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, एंड इम्प्योर एल्यूमिनियम कंसिस्ट ऑफ, ये इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि हम क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम इज Aluminum. डिपॉजिटेड एट कैथोड प्योर एल्यूमिनियम। from the middle layer, and an equivalent of aluminum from the bottom layer moves into the middle layer leaving behind it. मतलब बॉटम लेयर से मिडिल लेयर में जाएगा, और मिडिल लेयर के बाद कहां पर जाएगा वो? टॉप लेयर। टॉप लेयर। कुछ समझा कि नहीं समझा तुमने? यस सर, समझा। यस यस। क्या ये इंडिविजुअल मेटलर्जी मैंने ले लिया है, वही आयरन वाली, आपको याद है ना, हेमेटाइट में कंसंट्रेटेड और हाँ। ग्रेविटी सेपरेशन किया, कंसंट्रेशन किया, कैल्सिनेशन रोस्टिंग किया, Fe2O3 किया, बनाया, फिर ब्लास्ट फर्नेस। आपको पता होगा काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी, उसमें CaSiO3 स्लैग मिल गया। अभी आपको वहां से ब्लास्ट फर्नेस से क्या मिला होगा? पिग आयरन। ठीक है। पिग आयरन में इम्प्योरिटीज होंगी लगभग, मैंने आपको 4% के आसपास 5% बोला था। कार्बन। ये कार्बन की इम्प्योरिटीज मेनली होगी, और इसका मतलब नहीं सिर्फ कार्बन नहीं लिखा था, क्या लिखा था, क्या सिर्फ कार्बन होता है वहां? नहीं, नहीं, और भी कुछ होंगी। कार्बन की इम्प्योरिटीज लिखा था, उसके साथ सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस, ये आपकी इम्प्योरिटीज और प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं पता है? ये कौन सी प्रोसेस होती है? पडलिंग प्रोसेस। पडलिंग का मतलब जो आपका पिग आयरन मिला है उससे क्या बनाते हैं हम लोग? रॉट रॉट आयरन हमारा प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होती, लेकिन अभी भी उस आयरन में कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज होती। प्रेजेंट होती। ये तो शायद रॉट आयरन में बता चुका था शायद तुमको कि रॉट आयरन प्योर आयरन फॉर्म, आयरन की फॉर्म होती है। प्योर का मतलब यहाँ 100% प्योर नहीं। नहीं है। देखो पिग आयरन मैंने लिया है, बताने की जरूरत नहीं। हाईएस्ट कंटेन्स हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन। कार्बन की कंटेंट कहां पर होती है? पिग आयरन। पिग आयरन में होती है, ठीक है। और कॉस्ट आयरन क्या होता है? इट कंटेन्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेस इंप्योरिटीज होती है देन द पिग आयरन, और कॉस्ट आयरन आपका हार्ड एंड ब्रिटल होता है, और पिग आयरन आपका कैसा होता है? मोल्टन। मोल्टन होगा तो मैलिएबल होगा कि नहीं? होगा। यस। और उसके बाद बात करते हैं स्टील। स्टील आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन होती है, एंड फाइंड एक्सटेंसिव। स्टील में अगर पूछा जाए तो क्या क्या होता है, तो क्या बताओगे तुम? बताओ कार्बन। क्या क्या होता है स्टील में? आयरन, आयरन और कार्बन। कार्बन। नहीं, सिर्फ स्टील में सिर्फ आयरन और कार्बन होता है। कुछ और मेटल्स। कौन कौन से मेटल? जल्दी से बोलो बच्चा पार्टी। क्या होता है स्टील में? और स्टील में आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज भी होता है, और कार्बन भी होता है। स्टील
स्टील में ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। स्टील में सिर्फ आयरन और कार्बन ही नहीं होता है स्टील में, समझ गए? यस सर। उसके Yes, स्टील में अगर देखा जाए तो और भी एक तरीके से इम्प्योरिटीज ही फॉर्म होती हैं। तो स्टील एक एलॉय है, समझ रहे हो? स्टील एक एलॉय है क्योंकि उसमें क्रोमियम भी है, मैग्नीज भी है, आयरन भी है, तो वो एक एलॉय कंपोनेंट हो गया। रॉट आयरन क्या है? इट इज प्योरेस्ट फॉर्म purest. इन मिनिमम अमाउंट ऑफ। कार्बन। तीनों में डिफरेंस समझ गए कि नहीं? यस सर। सबसे ज्यादा कार्बन की कंटेंट किस में होगी? रॉट आयरन। सबसे ज्यादा कार्बन पिग आयरन से कम किस में होगी? Cast iron. कास्ट कास्ट आयरन। आयरन से कम किस में होगी? स्टील। और स्टील से कम किस में होगी? रॉट आयरन। ठीक है, चलेगा? यस Yes. ये हमने पार्ट लिया हुआ है, तो आप ये समझ लेना स्टील में 2% कार्बन तक होती along with अदर impurities। एक पूछा जाए स्टील का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग कौन से प्रोसेस से होती है, तो क्या बोलोगे? कौन से प्रोसेस? एलडी प्रोसेस। और पूछा जाए आयरन रॉट आयरन का मतलब पिग आयरन से रॉट आयरन बनाने के लिए कौन से प्रोसेस यूज करते हैं? ध्यान दिया क्या किसी ने? Pulling process is used for purification of iron and LD process is used for manufacturing of स्टील। स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करते। और स्टील आपने सुना होगा, स्टील अलग अलग तरीके की Yes. होती है ना। कोई हार्ड स्टील होती है, उसकी कैटेगरी स्टेनलेस स्टील। देखो। हाँ, स्टेनलेस स्टील। ये तीन तरीके की प्रोसेस होती है स्टील में। एक हम करते हैं एनीलिंग, ये टर्म समझ लो, शायद हमको मिल जाए कहीं पर। एनीलिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्टील। कहां तक हीट करेंगे स्टील को? Redness. देन कूलिंग इट स्लोली, रक्त तप्त गर्म कर देंगे। रक्त तप्त समझ में आ रहा? यस एकदम रेडनेस तक हीट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे उसको क्या करेंगे? Cool. देन प्रोसेस इज कॉल्ड एज Annealing. इस प्रोसेस में स्टील सॉफ्ट हो जाती है, मैलिएबल हो जाती है और इलास्टिक। पूछा जाए एनीलिंग प्रोसेस में स्टील का कौन सा नेचर होता है, तो क्या बताओगे? इलास्टिक। Malleable, soft, elastic. मैलिएबल होता है, सॉफ्ट होता है। क्या करते हैं हम एनीलिंग में? पहले रेड हॉट कर देते हैं और Heating Red फिर hot up heat to करते redness and then cooling slowly. कूल करते हैं, उसको स्लोली कूलिंग करते हैं, तो उसको हम एनीलिंग बोलते हैं। दूसरा टर्म होता है क्या? क्वेंचिंग। Quenching. क्वेंचिंग का मतलब होता है स्टील को हम रेडनेस तक हीट करें, वही काम जो कहाँ किया हुआ है, Annealing. और उसके बाद सडनली कूल करें। किसमें डाल के? या तो हम ऑयल में डाल दें या उसको किस में डाल दें? रेडनेस तक हीट Water. किया, उसके बाद हम पानी में या ऑयल में डाल के उसको सडन कूलिंग करें। उस केस में क्या हो जाता है? स्टील बिकम्स हार्ड एंड Brittle. ये हीटिंग ट्रीटमेंट है। अलग अलग आपने स्टील का अलग अलग नेचर होता है ना। कुछ आपको स्टेनलेस स्टील तो जानते हो, लेकिन कुछ आपको हार्ड स्टील, आप कभी कभी स्टील के अपने घर में भी देखते होगे, अलग अलग कुछ नेचर होता होगा स्टील। एक आपको हार्ड स्टील दिखती होगी और एक ऐसी स्टील दिखती होगी जिसको हम इजिली फोल्ड करना चाहें, थोड़े प्रेशर में फोल्ड भी हो सकती। हाँ या ना? यस। Yes. ये अलग अलग हम स्टील का ट्रीटमेंट करते हैं। सॉफ्ट बनाने के लिए उसको हम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हीट करते हैं और फिर ग्रेजुअल धीरे Slowly कूलिंग करते cool हैं। करते हैं। और हार्ड और ब्रिटिल बनाने के लिए रेडनेस तक हीट करते हैं, लेकिन उसके बाद हम सडन कूलिंग करते हैं। तीसरा प्रोसेस है टेम्परिंग। टेम्परिंग में हम हार्डनेस तो बढ़ाते हैं लेकिन ब्रिटिलनेस कम कर देते हैं। टेम्परिंग में क्या होता है? जो क्वेंच्ड स्टील होती है, क्वेंच्ड स्टील में क्या हुआ था? हार्ड हुई थी और ब्रिटिल। हार्डनेस को मेंटेन रखना है और ब्रिटिलनेस को मतलब ये कम चेंज करना है। करने के लिए क्या करते हैं? जब क्वेंच्ड स्टील
क्वेंच्ड स्टील को हीट करते हैं कहाँ तक? Below redness. और उसके बाद फिर इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे, Cool. तो उस समय बहुत हार्ड क्या होता है, this process is called as tempering. In this way steel becomes neither so hard nor so Brittle. तो जल्दी बताओ, बताओ कि हम एनीलिंग में क्या करते थे? Red hot करते थे Heating up पहले, till redness and then and फिर फिर slowly cool down gradual करते slowly थे. cool. करते थे। तो स्टील कैसी हो जाती थी? Soft Malleable. and Thick soft. मैलिएबल elastic. हो जाती थी, सॉफ्ट हो जाती थी, है ना, इलास्टिक हो जाती थी। इलास्टिक। दूसरा अगर हम पूछे पंचिंग, पंचिंग Red Heating up till redness and then sudden cooling. Suddenly. सडनली कूलिंग using oil or इन वाटर और ऑयल, तो इससे क्या हो जाती है? Hard and brittle. brittle. हार्ड एंड ब्रिटिल। अब उसके बाद पूछा जाए क्या, एनीलिंग हो गया, क्वेंचिंग हो गया, और उसके बाद क्या, Tempering. टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या करते हैं? Quench steel को Quench steel को वापस redness heat करते हैं फिर gradually cool करते हैं. यस, रेडनेस से कम में हीट करते हैं और ग्रेजुअली कूल करते हैं, तो उसके बाद हार्डनेस और जो brittleness. ब्रिटलनेस Neither hard nor brittle. क्या हो जाती, कम हो जाती या ज्यादा होती? कम हो कम हो जाती है. जाती है. अच्छा, इनमें कुछ सिर्फ याद रखने का चीज है, और स्टील का हम एक सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं। स्टील का हम देखते हैं ना कि बहुत सारी स्टील ऐसी होती है जिनमें रस्टिंग नहीं होती, अलग अलग चीज होती है ना, तो उसको हम सरफेस ट्रीटमेंट बोलते हैं। और सरफेस ट्रीटमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? Case hard. केस Case hardening. कार्बोडाइजिंग। कार्बोडाइजिंग का मतलब ऊपर से किसकी लेयर चढ़ा देना? Carbon. प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग हार्ड कोटिंग ऑफ आयरन कार्बाइड, किसकी कोटिंग कर देना? Iron. आयरन कार्बाइड और स्टील विद किसके थ्रू? चारकोल। चारकोल। Charcoal. इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोडाइजिंग। तो ज्यादा ना याद रखो, कार्बोडाइजिंग का मतलब आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए? कार्बन के लिए. कार्बन रहना चाहिए। Coating of iron carbon. नाइट्राइडिंग, नाइट्राइडिंग का मतलब कुछ नाइट्रोजन जैसा होगा ना, Yes. मतलब Yes. हम अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे, इसके साथ ट्रीट करेंगे, आयरन नाइट्राइड के ऊपर लेयर चढ़ा देना बाय हीटिंग स्टील विद अमोनिया। अमोनिया के साथ हीट करके आयरन नाइट्राइड की लेयर चढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड एज Nitride. और साइनाइडिंग, वो भी शायद तुमको पूछ ले साइनाइडिंग क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? हम आयरन Coating with साइनाइड Iron cyanide cyanide powder. color. आयरन साइनाइड की लेयर ऊपर से चढ़ा रहे हैं। तो ये जितने भी पॉइंट थे सारे के सारे याद रखने थे। याद रख लोगे तो सर तुमको, हाँ बोलो बच्चा। सर जब क्विंचिंग में हम उसे रेडनेस तक हीट करके अगर वाटर में अगर कूल करें तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो जाएगा उनमें कोई कंपाउंड? कौन सा? नहीं, स्टील है सर, स्टील। स्टील का पानी के साथ गर्म पानी चाहे ठंडा पानी कुछ नहीं होता है, होता है क्या? नो, हाँ ये सर। वो नहीं, स्टील नहीं होगी वो। आपका आयरन होता तो अलग चीज थी। आयरन से स्टील की जो एक्टिविटी या रिएक्टिविटी या जो रस्टिंग और ये सब फिनोमिना क्या होती, बहुत कम या खत्म हो जाती। यस। तो वो फिर ना ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है स्टील की और ना ही रिड्यूस होने की टेंडेंसी। और केस हार्डनिंग का मतलब हम सरफेस के ऊपर लेयर चढ़ा रहे हैं कार्बन की, या तो नाइट्रोजन की, नाइट्राइड की, या तो हम साइनाइड की लेयर। समझ गए होगे मेरे हिसाब से? Yes sir. तो नेक्स्ट लेक्चर Yes, sir. हम उम्मीद करते हैं ये जो आज का पॉइंट है वो नोट भी कर लोगे और याद भी कर लोगे। तो पूछा जाए आयरन का प्यूरिफिकेशन कौन सी प्रोसेस से करते हैं? पडलिंग प्रोसेस। और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग किस प्रोसेस से करते हैं? LD. एलडी प्रोसेस। देखो कॉपर की मेटलर्जी अभी मैंने आपको बताया था, कॉपर मेटे मिला, फिर बेसेमर कन्वर्टर लिया,
तो फिर ब्लिस्टर कॉपर मिला। ब्लिस्टर कॉपर का या तो हमने पोलिंग किया या तो क्या किया, इलेक्ट्रो अभी ये मैंने ऐसे डाल दिया चार्ट के फॉर्म में कि आपको क्विक अगर कॉपर की मेटलर्जी और आयरन की मेटलर्जी क्विक रिवाइज करना है तो आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। वैसे आपको रिवीजन की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इतने अच्छे तरीके से आपने पढ़ ही लिया है। अब हमारा सबसे वैल्यूएबल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करें, लास्ट टॉपिक ऑफ मेटलर्जी, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम क्या बताता है, क्या लिखा है, मेटल टू मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन। किसके, मेटल टू मेटल ऑक्साइड, मेटल टू मेटल ऑक्साइड। बहुत थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स हम बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं थर्मोडायनेमिक्स का इस पूरे चैप्टर में कोई यूज नहीं। यहाँ पर हम एक ग्राफ लेते, पूछा जाए एलिंगम डायग्राम, डायग्राम का मतलब एक ग्राफ, किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में बोलो, गिब्स फंक्शन एंड टेम्परेचर। यस, डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ। गिव्स फ्री एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, गिव्स। ये क्वेश्चन सीधे सीधे जेईई मेंस में पूछता है, एलिंगम डायग्राम कौन सा रिलेशन बताता है, तो आप बोलोगे डेल्टा जी और टेम्परेचर। देखो, मेटल से मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन, मेटल हमारा सॉलिड है और मेटल ऑक्साइड भी कैसा बनेगा, सॉलिड बनेगा। अगर हम एंट्रोपी चेंज निकालें, डेल्टा एस का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी चेंज ना, यस, एंट्रोपी का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी ना। हाँ, तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही, कम हो रही है, बताओ, सोच के बताओ, क्योंकि ये कम हो- सॉलिड ही हो ना, और Yes. रिएक्टेंट के साइड गैसियस था, हाँ या ना, हाँ, यस सर, रिएक्टेंट की एंट्रोपी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एंट्रोपी कम है, तो डेल्टा एस की वैल्यू कैसी आएगी, बताओ जल्दी। नेगेटिव, नेगेटिव। बस 2 लाइन में थर्मोडायनेमिक्स की पूरे इसमें बताऊंगा मैं। एक्चुअली आपको बुक्स जब देखोगे तो उसमें आपको 4 पेज थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करके रखेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं। आपसे पूछा जाए कि मेटल से मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन में एंट्रोपी बढ़ती है या एंट्रोपी कम होती, तो आपको क्या बोलोगे, कम होती है। कम होता। अभी आपको पता होगा ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यस, है ना। अभी आपको पता है, यहाँ से ये पता डेल्टा एस कैसी आई, नेगेटिव, आई, तो डेल्टा जी वाले फॉर्मूले में रखो डेल्टा एस, टी डेल्टा एस प्लस ए, क्या आएगा, स्लोप माइनस माइनस Positive. प्लस हो जाएगा ना, देखो ऐसे लिखते हैं, Yes. डेल्टा एच आएगा, माइनस टी, और ये भी कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव, तो ये Positive. ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, यस, इसका मतलब डेल्टा जी डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एच, प्लस टी डेल्टा एस ना, पॉजिटिव। समझ में आ रहा होगा सबको कि नहीं। यस Yes. सर, तो अच्छा ये बताओ, अगर डेल्टा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा जी बढ़ेगा या कम, बढ़ेगा, बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही एक चीज। दूसरी चीज ये जानना था, क्या जानना था, एक तो पहली चीज कि एंट्रोपी क्या होती है मेटल से मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन में, कम बताओ होती है। सब लोग बहुत पेशेंसफुली समझना, इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन परेशान करते हैं क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, आप रटने से नहीं कर सकते। एंट्रोपी मेटल से मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन में क्या होती है, कम नेगेटिव, होती है, Yes. और टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है। जितने भी ग्राफ मिलेंगे वो सब कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव ना, कैसे मिलेंगे हमको, पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन, समझ गए हो कि नहीं, यस सर, यस सर, स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। इसीलिए डेल्टा एस देन स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव,
इस सब की हम बात, ये क्वेश्चन दिया हुआ है मेटल से मेटल ऑक्साइड कार्बन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्बन के केस में देखो ये सॉलिड था, ये गैसियस था, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन के केस में क्या हो रहा है बताओ। डेल्टा इज पॉजिटिव है। डेल्टा इज पॉजिटिव आ रहा है। कार्बन के केस में डेल्टा एस क्या आ रहा है? पॉजिटिव मतलब कार्बन के केस में कहीं ना कहीं ग्राफ कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप वाला। तुमको ये इतनी बात समझ में आई कि एंट्रोपी मेटल से मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन में कम होगी, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या करेगी? बढ़ेगी। एरिंगम डायग्राम क्या रिलेशन बताता है मेटल टू मेटल? मेटल ऑक्साइड ऑक्साइड। ग्राफ के बारे में बताता है डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर। टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बताता है। ये पूरा नोट करने की जरूरत नहीं, जो जो मैंने अंडरलाइन किया वो उतने की जरूरत है। अब मैं आगे ग्राफ लेता हूँ। हाँ सर, बच्चा बोलो। सर वो ये डाउट था कि एंथैल्पी भी तो चेंज होगी ना ग्राफ में, तो एंथैल्पी को हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मान के चलते हैं क्या? हाँ, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस एंथैल्पी को हम फिक्स मान के चलते हैं। यहाँ पर एंथैल्पी का वेरिएशन नहीं बताता है ये ग्राफ। यस। एंथैल्पी के लिए कोई रिलेशन नहीं बताता। आपको क्या इस ग्राफ को देख के कोई फीलिंग आ रही है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव ग्राफ है? यस बस। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड वाला आपको नेगेटिव दिख रहा होगा। यस। दिख रहा है कि नहीं बताओ बच्चा पार्टी। यस सर। मैं Yes, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन कैसा ग्राफ दिख रहा है? पॉजिटिव स्लोप। बाकी जितने स्लोप दिख रहे हैं वो क्या है? पॉजिटिव। मैं बहुत अच्छे से समझ लोगे आप, बस पेशेंस रखना है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये पोर्शन। देखो ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉट दिख रहे हैं ना, ब्लैक ब्लैक। यस। इस डॉट का मतलब ये है कि ये इस टेम्परेचर पर, डॉट का मतलब ये टेम्परेचर, नीचे टेम्परेचर है ना, यस। yes, इस और यहाँ पर हम समझ रहे हैं डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? और ऊपर नेगेटिव यहाँ देखो, यहाँ 0। यस, डेल्टा जी यहाँ पर क्या है? 0। इसके नीचे क्या करोगे? डेल्टा जी घटेगा और इसके ऊपर डेल्टा जी क्या करेगा? बढ़ेगा। ठीक। यस। yes, अभी यहाँ पर एक ग्राफ और ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं कॉपर का और सिल्वर का भी ले लेता हूं मैं कहीं पर। चलो कॉपर का ले लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, ये मेटल, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन का है। मैं तो, मुझे रिडक्शन वाला ग्राफ बताना है, कहाँ गया? Shit. ठीक है, कोई बात नहीं, इसी में मैं समझाता हूँ। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, उन पॉइंट में पता है क्या होता है? ये पॉइंट में फेज चेंज हो रही होती है मेटल की। क्या हो रही होती है? फेज चेंज। अगर ये पहला जो पॉइंट हो रहा होता है तो वहां पर मेटल लिक्विफाई हो रही होती है, समझ रहे हो? Yes. और आगे का जो पॉइंट हो रहा होता है वहां पर मेटल क्या हो रही होती है? अपना लिक्विड से किस में जाती है मेटल? गैस। से गैस में जाती है, लिक्विड से गैस में जाती है। यहाँ पर एक बस थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। एक्चुअली मैंने यहाँ पर ग्राफ में सिल्वर और मरकरी का लिया नहीं है ग्राफ, तो सिल्वर और मरकरी का ले लेते। ये हमारे लिए Ag का है और ये किसके लिए है? किसके लिए? मरकरी के लिए। और ये लगभग थोड़ा मरकरी ग्राफ मैंने बड़ा कर दिया है। एक्चुअली ये पूछता है इसलिए मैं मुझे वैसा स्ट्रक्चर मिला नहीं तो इस वजह से मैंने लिया नहीं। ये जो टेम्परेचर होता है, लगभग ये टेम्परेचर होता है 3 कितना? 50। देखो 400 से कम ही दिख रहा है कि नहीं? ये पॉइंट यहाँ पर नीचे देखो, दिख रहा है कि 400 ही दिख रहा है? 400 से कम। 400 से कम। ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट का मतलब मेटल की फेज क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है।
पहला जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पे वो क्या हो रहा होता है, लिक्विड लिक्विफाई हो रहा होता है, और उसके आगे टेम्परेचर पे क्या हो रहा होता है, वेपर गैसियस फॉर्म। बहुत ध्यान से समझना। एक चीज, दो चीज मैंने बताई यहाँ पर। ये जो होता है डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है यहाँ, उससे नीचे डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है, और उससे ऊपर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है। पूरा का पूरा ग्राफ से ही मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें जितने भी मेटल टू मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन है वो कौन सी प्रोसेस है, पॉजिटिव स्लोप के हैं कि नहीं है। यस, सिर्फ कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन कैसा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप। निगेटिव स्लोप, ठीक है। पहला जो पॉइंट होगा ब्लैक डॉट वाला, उस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, मेटल की फेज लिक्विड लिक्विड हाँ फेज चेंज हो रही। इतना पॉइंट सबको क्लियर, यस सर। बहुत ध्यान से समझना। अब देखो, अब ध्यान देने की कोशिश करना। एक्चुअली यहाँ पर हम जो एलिंगम डायग्राम है, ये कार्बन के थ्रू आपने रिडक्शन पढ़ा है ना पीछे, जो प्रोसेस पढ़ी है अपन ने, स्मेलेटिंग प्रोसेस, यस, कार्बन के थ्रू रिडक्शन। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक की तो होगी ना, देखो CH6, और ये कैसा है, निगेटिव स्लोप, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो रही, कम होती जा रही, यस, कम होती जा रही। इसका मतलब कार्बन निगेटिव स्लोप, डेल्टा जी जितना ज्यादा निगेटिव होता है, आपको पता है प्रोसेस उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होती है, हाँ या ना, जल्दी Yes. बोलो, Yes. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है ना। Yes. इसका मतलब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नहीं, Yes, sir. इसका मतलब कार्बन, इसीलिए शायद पीछे याद करो, कार्बन काफी अच्छा क्या काम करता था, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट, क्योंकि कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में फॉर्मेशन बहुत ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए मैक्सिमम रिएक्शन में आपने किसको रिड्यूसिंग एजेंट काम कराया था, कार्बन। को रिड्यूसिंग एजेंट काम कराया था, कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट काम कराया था। इतनी पॉइंट, जितने पॉइंट बोले हैं वो क्या समझ में आया तुमको, यस सर। एलिंगम, यहाँ मैंने ये लिखा है कि एलिंगम डायग्राम एक्चुअली क्या है। एलिंगम डायग्राम डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी के बीच में ग्राफ ड्रा करता है। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड लेते हैं, क्या स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, डेल्टा जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन के लिए, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड। ग्राफ फॉर मेटल ऑक्साइड हैव स्लोप अपवर्ड because change in Gibbs energy becomes less negative with increase in temperature. Less negative का मतलब क्या हो जाना, पॉजिटिव ना, बढ़ना। यस। ये वही जो मैंने समझा। Each plot follows कैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। कब तक, कब तक, जब तक फेज देयर चेंज। चेंजेस इन, कब तक स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, जब तक उसमें फेज का चेंज नहीं होता। समझ में आया। फेज का चेंज का मतलब ये क्या है, यस। नहीं, डॉटेड पॉइंट Yes, का sir. मतलब उस टेम्परेचर या उस टेम्परेचर के ऊपर वो मेटल अपनी फेज को चेंज कर क्या रहा है। कर चुकी होगी, चेंज कर चुकी। अब मैंने एक्चुअली यहाँ पर लिखने की कोशिश किया है, मैं आपको समझा सकूं। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो डेल्टा जी क्या करता है, इंक्रीज करता है। करता है। रीजन क्या है, रीजन मैंने आपको समझा दिया था, समझाया था ना, क्यों डेल्टा जी इंक्रीज Yes. करता है। यस दूसरा सर। point, any point, दूसरा पॉइंट समझना, एनी पॉइंट वेयर ग्राफ इज बेंट, क्या बता रहा होगा बेंट का मतलब, फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज हो रहा है। दिस रिप्रेजेंट दैट एट दैट पॉइंट फेज इज चेंजिंग, मेल्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, वो वेपराइज। वेपराइज हो। मैं चौथी बार ये पॉइंट बोल रहा हूँ, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछता है कि किस टेम्परेचर पे कौन से मेटल का फेज चेंज हुआ, तो आप वो जहां डॉट लगा हो उस टेम्परेचर के ऊपर आप समझ लो कि वो अपनी फेज को क्या कर चुका है, चेंज कर। चेंज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कार्बन बहुत अच्छा क्या काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन एक बहुत अच्छा, कार्बन एक्ट एज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन टेम्परेचर उसका क्या चाहिए, ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन
710। ये देखो किस टेम्परेचर पे ग्रेटर देन, लगभग यहाँ कुछ टेम्परेचर होगा ना, ये याद रखना कि कार्बन एक्ट एज वेरी गुड reducing एजेंट एट ग्रेटर देन 710. 710 डिग्री सेल्सियस। मोर विल बी निगेटिव स्लोप, जितना निगेटिव होगा, जितना नीचे, निगेटिव का मतलब क्या, नीचे या ऊपर, निगेटिव का मतलब डेल्टा जी निगेटिव, नीचे जाने पे निगेटिव हो रहा है या ऊपर जाने पे, नीचे जाने पे. सब लोग समझना, अभी मैं क्वेश्चन भी ले रहा हूँ, जितना नीचे जा रहे हो उतना ज्यादा निगेटिव हो रहा है ना स्लोप। Yes. बहुत अच्छे से समझ, निगेटिव होने का मतलब क्या, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। Spontaneous. Spontaneous. का मतलब मेटल ऑक्साइड उतना अच्छा बनना या ना बनना, उतना अच्छा बनना। उतना बनना. वेरी गुड, वेरी गुड। बस ये पॉइंट याद रखना, जितना निगेटिव स्लोप है, जितना निगेटिव है डेल्टा जी, वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन उतना जल्दी करेंगे या उतना देर में करेंगे। जल्दी करेंगे. जल्दी करेंगे। तुमको पता होगा सिल्वर और मरकरी इजिली अपने स्टेबल ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते। नहीं करते, और आपको पता होगा एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल बड़े स्टेबल बहुत जल्दी. का फॉर्मेशन। देखो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम भी आपको याद होगा ना, अभी अपन ने पढ़ा था एक दो Yes. लेक्चर पहले के, एल्युमिनियम का ऑक्साइड फॉर्मेशन बहुत फेवरेबल होता है, हाँ या ना। हाँ. Yes. इसका मतलब ये बात समझना, जितना नीचे जो ग्राफ होगा, इसका मतलब वो मेटल अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रखेगा. ग्राफ जितना ऊपर होगा उसका ऑक्साइड उतना अनफेवरेबल बनेगा. लेस स्टेबल Less हो stable. जाएगा। अनस्टेबल तो हम नहीं बोलेंगे, लेस स्टेबल होता जाएगा। ऐसा नहीं कि कॉपर का ऑक्साइड नहीं बनता है, लेस, लेकिन कॉपर का ऑक्साइड ज्यादा फास्टर बनने की टेंडेंसी होगी या कैल्शियम के ऑक्साइड मूव फास्ट। कैल्शियम. एक बात समझना, एक बात समझना, अब कॉपर का ऑक्साइड था, उसमें हम कैल्शियम डालें तो क्या बनेगा, CaO प्लस, CO प्लस C या CaO था उसमें कॉपर डालें तो आपका Cu2O प्लस Ca बने। बताओ कौन सी रिएक्शन फेवरेबल है, इतना बता दो First. मजा आ जाएगा। फर्स्ट वाला। वो फर्स्ट वाला. ऊपर वाली फेवरेबल है, नीचे वाली फेवरेबल नहीं है. क्या समझा तुमने, जो मेटल जितना नीचे होगी, जो उसका- मेटल जितना नीचे होगी उसका ऑक्साइड फॉर्मेशन उतना ज्यादा फेवरेबल होगा। Yes. इसका मतलब जो मेटल जितना नीचे है वो ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस कर देगा, खुद क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑक्साइड. ऑक्साइड। इस जगह समझना सब लोग, अगर कनेक्ट हो पाओ हमारे साथ तो मजा आ जाएगी। जो मेटल जितना नीचे है, जो मेटल जितना नीचे है उसका ऑक्साइड फॉर्मेशन उतना ज्यादा क्या है, फेवरेबल. favorable है। इसका मतलब नीचे वाली मेटल ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को जल्दी, क्योंकि खुद ऑक्साइड बनना चाहता है, बनना चाहता है कि नहीं, यस अब नीचे वाली मेटल ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को बहुत इजीली क्या कर लेगा, रिड्यूस रिड्यूस कर. यही हमको इस पूरे लिंगम डायग्राम में ये जानना है और कुछ नहीं। जो मेटल जितना नीचे होगी वो मेटल ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को उतनी जल्दी क्या कर देगी, रिड्यूस. अगर तुमको सिल्वर और मरकरी के ऑक्साइड मिल जाए तो इनको कोई भी मेटल डालो, नीचे वाली कोई भी नीचे वाली मतलब इसमें कॉपर भी डालो तो भी सिल्वर का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिड्यूस रिड्यूस हो जाएगा. और बहुत कम टेम्परेचर भी लगेगा ना रिड्यूस होने के लिए, यस Yes. हाँ या ना। हाँ. यस पूछा जाए मैग्नीशियम का ऑक्साइड को रिड्यूस करना है तो कैल्शियम डालो या एल्युमिनियम डालो, बोलो सवाल का जवाब तो कैल्शियम. Calcium. डालो। और एल्युमिनियम का ऑक्साइड को रिड्यूस करना है तो क्या डालना पड़ेगा हमको, मैग्नीशियम Magnesium. टाइटेनियम से एल्युमिनियम का ऑक्साइड रिड्यूस हो सकता है, नो टाइटेनियम से एल्युमिनियम रिड्यूस हो सकता है क्या, नो सर नहीं हो सकता है। यार ये बात अगर सब समझ गए होगे तो आगे के जितने भी क्वेश्चन है, मैंने थर्मोडायनेमिक्स अब यूज नहीं करना है, हमको डेल्टा डी डेल्टा एच टी डेल्टा एस भूल गए, हम जानते ही नहीं क्या होता है। हमको थर्मोडायनेमिक्स नहीं यूज करना, हमको कॉन्सेप्ट यूज करना। अब समझना,
more will be negative, क्या more will be डेल्टा जी, negative, क्या डेल्टा जी, best will be reducing agent, यही तो मैंने यस, कहा है। जितना निगेटिव का मतलब ये देखो, ये निगेटिव वैल्यू दी हुई, ये डेल्टा जी की दी हुई है और ये टेम्परेचर दिया हुआ, जितना ज्यादा निगेटिव होगा। अच्छा तुमको टेंशन नहीं लेना, तुमको याद नहीं रखना कि कौन सी मेटल नीचे थी कौन सी मेटल ऊपर थी, वो ग्राफ देंगे बना के, वो ग्राफ देंगे, देंगे, टेंशन मत। जितना ज्यादा डेल्टा जी निगेटिव होगा वो उतना अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यही तो मैंने पॉइंट लिखा जो उतनी देर से समझा रहे हैं। लोअर एलिमेंट कैन इजीली रिड्यूस, इजिली रेड्यूस हायर एलिमेंट ऑक्साइड, ये लिख दे क्या, ऑक्साइड। हाँ, हायर एलिमेंट को थोड़ी रिड्यूस करना है, उसको किसको रिड्यूस करना, ऑक्साइड के उसको, ऑक्साइड होगा, ऊपर वाला ऑक्साइड होगा, वो नीचे वाले मेटल से बहुत इजीली क्या हो जाएगा, रिड्यूस। और एक बात मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, देख रहे होगे आगे चल के कोई ना कोई ग्राफ किसी न किसी को टच कर रहे हैं। Yes. यस, यस अगर तुम देखो तो कैल्शियम वाला ग्राफ मैग्नीशियम वाले को कहीं नहीं टच कर रहा, Yes. और एल्युमिनियम वाला ग्राफ कैल्शियम वाले को कहीं बहुत आगे टेम्परेचर पे जाके कट करेगा, इसके Yes. आगे जाके कट करेगा कि नहीं। हाँ, इस Yeah. कटिंग पॉइंट का मतलब समझना, जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जहां पर एक दूसरे को एक कट दूसरे को कट करे, क्या सिलिकॉन और टाइटेनियम का ग्राफ किसी टेम्परेचर पे जाके कट करेंगे क्या, No. वो शायद कोई इनफाइनाइट टेम्परेचर हो तो जरूर है, लेकिन आपको 2000-3000 डिग्री सेल्सियस तक तो वो कट करने वाले। नहीं है, नहीं. यहाँ पॉइंट समझ लो, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। जो पॉइंट जिस टेम्परेचर पॉइंट, अगर पूछा जाए कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम वाला ग्राफ यहाँ पर कट कर रहा है, यस, मतलब ये टेम्परेचर लगभग कितना होगा, 1500 के आसपास ना। Okay. यस, 1500 से ज्यादा टेम्परेचर अगर हो जाए, सुनना, 1500 से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो Aluminium. एल्युमिनियम भी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करने लगेगा, रिड्यूस, रिड्यूस। करने लगा। पॉइंट समझ गए मेरी बात को, हाँ सर, क्या मैंने समझाया। जिस टेम्परेचर पॉइंट पे कोई भी ग्राफ एक दूसरे को टच कर रहा हो, उस टेम्परेचर के ऊपर, उस टेम्परेचर पे नहीं, उस टेम्परेचर के ऊपर, ऊपर वाली मेटल भी नीचे वाले मेटल के ऑक्साइड को क्या कर सकती है, रिड्यूस, रिड्यूस। बात मेरे हिसाब से शायद तुम क्लियर कर गए होगी। यस, हाँ या ना, Yes. बता दो इसी बात पे, अगर समझाओ तो अपनी प्रेजेंस दर्शाना। यस Yes. सर। यस सर। हम क्वेश्चन ले रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस जरूर हम हाई करेंगे। ये मैंने लिख दिया है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर सबके। यस सर, Yes, sir. मैंने टाइम Yes, sir. बचाने के लिए कि आज हमारा लेक्चर में खत्म हो जाए, इसलिए मैंने ये लिख के रखा हुआ है सर। बट हायर एलिमेंट, जो मैंने समझाया वही पॉइंट क्लियर करने हैं। बट हायर एलिमेंट कैन रिड्यूस लोअर एलिमेंट ऑक्साइड, ये ऑक्साइड लिखना हम जल्दी में भूल गए। हायर एलिमेंट कैन रिड्यूस लोअर एलिमेंट ऑक्साइड ओनली एट हाई हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर। कौन सा हाई टेम्परेचर, अरे कोई तो लिमिट, इंटरसेक्शन, क्या लिखा है, क्या लिखा है, बियॉन्ड Point दैट After point पॉइंट वेयर, बियॉन्ड मैंने लिखा, पॉइंट नहीं लिखा, बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब उसके आगे, आगे टेम्परेचर, बियॉन्ड दैट पॉइंट वेयर दे क्या कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। ये हमने यहां से यहां तक क्या हो रही है, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ क्या Oxide. और यहां से यहां की बात करें तो इंक्रीजिंग कौन सा नेचर, बोलो बच्चा जल्दी से, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग नेचर। ये मैंने याद करने के लिए दे दिया था, आपका मन हो तो याद रखना, ना मन हो तो भूल जाओ अभी का भी। मैंने एक ऐसे जिंगल जैसे
समझा दिया था। वैसे वो ग्राफ बना के देंगे तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। बस नहीं ये है। याद रखना कि भाई सिल्वर और मरकरी सबसे ऊपर होते हैं, सबसे पहले उनके ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाएंगे सबसे। पहले एक बात मैं और बता दूं, इस ग्राफ को जब डेल्टा जी क्या हो, 0 हो, उस ग्राफ को जिस टेम्परेचर पे वो टच कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर पे वो टच कर रहे हैं, उस टेम्परेचर पे वो मेटल ऑक्साइड अपने आप टूट जाएगा। क्या समझा तुमने, बताओ फिर से। उस टेम्परेचर Yes. पे कौन से जब डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो और ये जिस टेम्परेचर पे ग्राफ टच कर रहे हैं, इसका मतलब अब पूछा जाए Fe2O3 किस टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाएगा, लगभग ये 1600। नहीं 1600 से कम दिख रहा है शायद ही, देखो ना 14 उस 14-15 के ऊपर ये Fe2O3 भी अपने आप क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा। टूट जाएगा। लेकिन पूछा जाए सबसे पहले कौन सा ऑक्साइड टूटेगा हीट करने में, बोलो बोलो, सिल्वर। उसके बाद सिल्वर कौन सा टूटेगा, मरकरी मरकरी। उसके बाद कौन सा टूटेगा, आयरन। आयरन। क्लियर मेरी पॉइंट। यस Yes. मैं हाँ बोलो बोलो। सर जिस पॉइंट पे वो कट करेगा, अगर उस टेम्परेचर पे हम रिएक्शन करा दे तो वो दोनों कुछ रिएक्शन नहीं करेगा ना। वो दो जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं बच्चा, उस पॉइंट पे उन दोनों मेटल के ऑक्साइड की एफिनिटी इक्वल होती है, मतलब वो दोनों किस में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में। मतलब इस पॉइंट पे CO2O, जैसे ये मैंने लिखा, इस पॉइंट पे CO2O की फॉर्मेशन की टेंडेंसी उतनी है जितनी किसके फॉर्मेशन की है। Sp2 अभी मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं, समझाऊंगा, डोंट वरी, आप सिर्फ वक्त दो, हम आपको सब कुछ समझा के दे रहे हैं। यस एक यस सर। ये पॉइंट देखो, द पॉइंट वेयर ग्राफ टच डेल्टा जी इक्वल टू 0, जो मैं समझा के आऊं, इसीलिए मैं पहले समझा दे रहा हूं और बाद में ये लाइन लिखा। द पॉइंट वेयर ग्राफ Right. टच डेल्टा जी इक्वल टू 0, ऊपर वाला पॉइंट अभी समझ में आया। यस सर। Line above that temperature, these metal oxide get अपने आप क्या करते हैं, डिकम्पोज। डिसोसिएट का मतलब डिकम्पोज। उस समय हमको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। नहीं होती। वेरी गुड, उस समय नहीं होती। तो यहाँ क्वेश्चन मैंने पहले, पीछे के सारे पॉइंट सबको क्लियर हैं। यस सर। यस बताना चाहोगे, अगर सबने सीखा होगा तो सवाल बताओगे। पूछा जा रहा है व्हिच मेटल ऑक्साइड गेट डिसोसिएटेड फर्स्ट ऑन हीटिंग, सिल्वर सिल्वर। सिल्वर ऑक्साइड। हो गया सवाल। हाँ। एक्चुअली Yes. हमको ऐसा कोई ग्राफ नहीं मिला था कहीं पर, बहुत सर्च किया कि कहीं ऐसा मिल जाए जिसमें सिल्वर और मरकरी भी लिखे हो, लेकिन नहीं मिला तो नहीं मिला। अब ये क्वेश्चन है, पूछा है, ये पूरा ग्राफ बना के दिया है, पूछा है कैन FeO reduced by CO, ध्यान समझना, कैन FeO reduced by CO below at 710 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। FeO कहाँ गया, ये CO वाला ग्राफ है, हाँ या ना, ये वाला ग्राफ Yes. ये वाला, और Yes. FeO कहाँ है, FeO वाला ये वाला ग्राफ, सॉरी मुझे लगा कि मैंने बनाया नहीं। क्या FeO CO के थ्रू 710 डिग्री टेम्परेचर से कम में रिड्यूस हो सकता है। नो नो। गलत कह रहे हो, क्यों तुमने ये कहा, नीचे। क्योंकि वो तो ये लग रहा होगा कि वो टच कर रहे हैं, कहीं टच ही नहीं कर रहे, यही सोच रहे होगे ना तुम लोग। यस यार तुमको तो यार तोते जैसे मैंने एक बात समझाई, जो ग्राफ मेटल या किसी का नीचे। नीचे वाला है, यार काहे को ये तो गलत, reduce। तुम पूरी मेहनत हमारी बर्बाद करके हो। जो नीचे का है वो हाँ वो रिड्यूस कर सकते। आराम से रिड्यूस कर देगा। CO का ग्राफ FeO के नीचे है या ऊपर है, बताओ। नीचे है। कट पॉइंट के चक्कर में पड़ गए, तुम क्यों कट पॉइंट के चक्कर में पड़े हो? जहां कट कर रहे होंगे उस कट पॉइंट के हायर पे ऊपर वाला भी कर क्या सकते।
तो लोअर वाले को ऊपर वाला भी नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन उस कट पॉइंट के पहले तक नीचे वाला ऊपर वाले को कर ही ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा। सवाल का आंसर बताओ, यस होगा या नो? यस यस बताओ यार, ये Yes. क्वेश्चन गलत कर गए और मुझे मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। सर इधर तुम जो ग्राफ देखेगी वो तो C+O2 की CO का देखेगा। उसने क्या लिखा? उसने क्या लिखा बच्चा? कार्बोनो CO का मतलब कम प्रोडक्ट नहीं, आपका CO रिड्यूसिंग एजेंट है या CO2 प्रोडक्ट रिड्यूसिंग एजेंट? Fe रिड्यूसिंग एजेंट है या FeO रिड्यूसिंग एजेंट? Fe साइड वाले हैं। अभी समझा क्या सबने? यस 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 Yes. अब मेरा कॉन्फिडेंस चाहिए सर, बराबर चाहिए क्या? दूसरा सवाल है, कैन Al2O3 इज reduced? Can Al2O3 is reduced by magnesium below 1350 degree Celsius? यस यस Yes. अरे भाई, उसके लिए 1350 की जरूरत ही नहीं थी, मैग्नीशियम तो नीचे था ना, हाँ यस अभी भी कर देता वो तो किसी भी टेम्परेचर पे उसको क्या कर देगा? रिड्यूस तो दूसरा सवाल भी मैंने लिया, कैन MgO is reduced by aluminium above 1350 degree Celsius? यस 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 Yes. यस सर। बहुत बहुत डिफिकल्ट टॉपिक, पूरी मेटलर्जी का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक एलिंगम डायग्राम पूछा जाता है, एलिंगम डायग्राम। बढ़े आगे, ये तो मैंने क्वेश्चन लिए हैं कॉपी पेस्ट ना करके, ये मैंने लिखे हुए, क्योंकि वहां से इमेज नहीं हमको मिल रही थी। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े। यस यस सर ये है S है, S का मतलब SO2 का मतलब गैस नहीं, S यहाँ पर क्या है सब? चल मेटल सल्फर नहीं, सल्फर नहीं बच्चा, STUV मेटल लिया है। सोचो, अच्छा। कुछ नाम दे दिया है सर, PQRS हमने ऐसे एक क्वेश्चन जनरेट किया, ये सब मेटल लिया है। S मेटल है, T मेटल है, U मेटल है, V मेटल, ठीक है, समझ गए? मेटल मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, सबका ग्राफ पॉजिटिव है या नहीं? यस यस आपके सामने पेश करते हैं, which of the following metal oxide will decompose first? एस SO2. SO2. Yes, SO2 will decompose first into sulfur and sulfur नहीं, Oxygen. S metal and ऑक्सीजन metal है सर, बच्चा ये metal है, वो हमको लग रहा हमने वो S, चलो S से तो तुमको SO2 समझ में आएगा, लेकिन T से TO2 कुछ नहीं समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर कि नहीं, बताना। यस सर यस सवाल आपके सामने पेश करते हैं, which of the following metal oxide will reduce by U? U के थ्रू कौन सा मेटल ऑक्साइड रिड्यूस करते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर? बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं, TO2 नहीं, उसने which of the following metal oxides will reduce by U metal at normal temperature? Answer CO2 and SO2. SO2 and TO2 clear? यस Yes. मैंने कहीं लोग एक्चुअली समझाएंगे आपको, आपको ज्यादातर कहीं पर भी पढ़ोगे तो सब जगह अप्लाई किया जाएगा, डेल्टा G, डेल्टा S, डेल्टा T, डेल्टा S, ये सब अप्लाई करके आपको कहीं जरूरत पड़ी उस No. वैल्यू की? नो सर No, sir. ये इजी कट है, आपको ये उस समय भूल हो सकता है, याद ही ना पाओ डेल्टा G बढ़ रहा है, डेल्टा T कम हो रहा है, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, कोई फर्क। नहीं नहीं अगला सवाल मैंने पेश किया है आपके सामने, which of the following oxide is reduced by U metal only at high temperature? PO2. Very good, very good. Only at high temperature. अरे TO2 और SO2 तो ऐसे ही डिकम्पोज हुए जा रहे थे, ऐसे ही रिड्यूस हुए जा रहे थे कि नहीं? Yes. यस मेरे हिसाब से सारे तीनों क्वेश्चन सबको, कोई भी मतलब अगर मंद बुद्धि का भी होगा तो भी समझ में आ गई होंगी, हाँ या ना? यस Yes. यस सर। बढ़े आगे,
नोट करना है बच्चा, ये लोग लेक्चर नोट्स बनाने बहुत जरूरी, क्योंकि आप लंबे समय तक नहीं याद रख सकते हो, एक दो बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगला सवाल फेस करते हैं, वही वाला जो किसी ने पूछा था, वो पॉइंट पे क्या होगा, वो पॉइंट पे क्या। इक्विलिब्रियम। तो ये जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश का मतलब, जैसे ये मैंने ग्राफ ऐसे हाइपोथेटिकल बना के दिया, ये C से CO2 बनने का ग्राफ था, ये MgO ग्राफ था। तो इस पॉइंट पे 1900 डिग्री सेल्सियस पे MgO और CO2 दोनों एक दूसरे के साथ किस पे एग्जिस्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम। मतलब जितना MgO बनने की टेंडेंसी होगी उतना ही CO2 बनने CO2 की। बनने की टाइम। सवाल समझा। यस सर। अब मैं पूछ रहा हूं, अब मैं सवाल पूछ रहा हूं आपके सामने, एट व्हाट टेम्परेचर ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ मैग्नीशियम एंड कार्बन इज इक्वल। 1900 डिग्री सेल्सियस। हर एक के लिए बता सकते हो ना, जिसके लिए पीछे जो भी बहुत पीछे छोड़ा है, पीछे जहां पर ये टच कर रहे होंगे, जहां पर ये टच कर रहे होंगे, उस समय उनकी एफिनिटी दोनों की ऑक्सीजन इक्वल इक्वल हो गई। इक्वल होगी ना। अगला सवाल, मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर रिडक्शन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के रिडक्शन के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या जरूरत है, 1900 1900 क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। 1900 से नीचे में मैग्नीशियम का रिडक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। अगर 1900 से ऊपर किया तो अब कार्बन से भी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिड्यूस। रेडियस हो जाएगा। और 1900 से कम में क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। क्या कुछ तो हो रहा था ना, कार्बन कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कार्बन रिड्यूस होगा डाइऑक्साइड, mg से। यस, कार्बन डाइऑक्साइड mg से रिड्यूस होगा। क्लियर पॉइंट। सर। यस सर 1900 से ऊपर में तो कार्बन की भी जरूरत नहीं है ना, मैग्नीशियम ही ऐसे ऑक्साइड से टूट नहीं, जाएगा ना। हाँ वो तो जरूरत नहीं, क्वेश्चन जैसे दिया होगा हम जवाब तो वैसे देंगे ना। हाँ अभी क्या कार्बन डालोगे तो नहीं होगा क्या, हमारा कहने का मतलब ये होगा। यस होगा। उस टेम्परेचर के ऊपर अगर डेल्टा जी 0 हो गया था तो उस टेम्परेचर के ऊपर तो अपने आप भी डिकम्पोज हो रहा था, लेकिन अगर Yes. कार्बन के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो कार्बन भी उसको रिड्यूस कर देगा आसानी से। यस समझ तो गए। हाँ बच्चे। यस सर अगर टेम्परेचर अगर हम अबोव कर दे 1900 के, तो एमजीओ का तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो वो तो खुद ब खुद एमजी प्लस O2 में डिकम्पोज हो जाएगा। वही तो बात उन्होंने बताई है, वही तो बात उन्होंने भी पूछी। हमने बोला ना वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगा, उस टेम्परेचर पे कार्बन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा। अच्छा कार्बन डालोगे तो क्या नहीं होगा क्या रिडक्शन, हमारा सिर्फ पूछना ही। होगा। अरे तब भी CO बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। वो तो उस बन जाएगा। टेम्परेचर पे अपने आप भी रिडक्शन हो रहा था, लेकिन कार्बन डालोगे तो कार्बन भी तो ऑक्सीडाइज होकर CO में चला जाएगा, हाँ या ना। यस यस सर। क्लियर पॉइंट। यस सर। यस यस सर। पहला सवाल आपके सामने, ये कुछ क्वेश्चन हमको मिल गए थे खोजबीन के। Which of the following above, which of the above metal oxide is having minimum thermal decomposition temperature? कौन से Zeta. मेटल ऑक्साइड के लिए ऑप्शन सी। थर्मल ZrO2। होगा? सी सेडारोड। आप बिलीव नहीं करोगे, ये सवाल जिसको आइडिया नहीं होता है ना, ग्राफ देख के ही, तुमको अगर पता ना होगा तो कुछ क्या क्या 1% भी आइडिया लगा सकते थे इसके बारे में? नो सर। आपको ये लगता कि यार इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इतने सारे ग्राफ, ये एक्चुअली इतना बड़ा ग्राफ है, शायद देख के ही इसको क्या लगता है, डर। इतने सर लगता है सर। इतने सारे मेटल ऑक्साइड मेटल को हम कैसे लर्न कर लेंगे। आपकी वो सारी टेंशन, हमने बहुत बार ये लर्न करना सिखाया जाता है कि आप ये याद रखो कि कौन कौन मेटल ऊपर है कौन मेटल नीचे, हमने तो आपको बोला कुछ नहीं याद रखो। चलो दूसरा सवाल का, दूसरे क्वेश्चन का जवाब दो फास्ट। इन एलिंगम डायग्राम द स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मोस्टली पॉजिटिव। Mostly positive. मोस्टली पॉजिटिव।
डिपेंड नाम की बात ही नहीं। मेटल ऑक्साइड है तो उनका तो क्या होना है, पॉजिटिव। क्लियर क्वेश्चन। यस सर। यस Yes, sir. अगला सवाल है बहुत सुंदर सा, काफी बड़ा सवाल है लेकिन किसी दम का नहीं। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलिंगम डायग्राम। इसमें पहला पॉइंट पढ़ लिए तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझने की फिलहाल लग रहा जरूरत नहीं। एट 800 डिग्री सेल्सियस कॉपर कैन बी reduced, copper can be used for extraction of zinc from ZnO। ये यहाँ टच कर रहा होगा ना, यस 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 इसके बाद ही तो नहीं। कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा या पहले काम कर सकता है कॉपर? बाद में। बाद इसका मतलब ये टेम्परेचर कितना होगा? 800 से तो हमको लग रहा काफी ज्यादा, 1000 के काफी आसपास। ज्यादा, हाँ। 1000 के आसपास होगा ना। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट। फॉल्स। फॉल्स। दूसरा कह रहा है कि एट 1400 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम कैन बी यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम ZnO। फॉल्स। फॉल्स। कह रहा है कि एट 1400 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं ZnO से Zn बनाने के लिए। ट्रू नहीं यूज कर सकते। यार हमको 1400 की जरूरत क्या थी? जरूरत थी क्या हाँ, 1400? नहीं नहीं। यार एल्यूमिनियम तो हाँ। नीचे ही था और ये- जिंक कहाँ है? कोई भी करे। यस 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 यस। तो अच्छा पहले बताओ, पहले फाल्स बोला, क्या सोच के बोला? रोक करने कर टच रहा था। करने वाला ना। हाँ। मैं बताऊं यही गलती हमने मैक्सिमम लोगों को करते हुए देखा। अब क्या करें, वो बताना भी मजबूरी थी। सबके दिमाग में रखता जहां टच करेगा, जहां एक दूसरे को कट करेगा वही रिडक्शन होगा। नहीं भाई, उसके पहले वाला पॉइंट क्यों भूल जाते हो सब लोग कि भाई जो नीचे वाला मेटल है वो तो ऊपर वाले किसी को भी क्या कर सकता है, रेडियस। इसके लिए तो 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की क्या जरूरत थी क्या? नहीं। नो इसका मतलब ये स्टेटमेंट। ट्रू। तीसरा देखो, हाँ बोलो टेम्परेचर बोलो। कर देगा ना, किसी भी टेम्परेचर पे कर देगा ना रिड्यूस। क्योंकि वो हम तो किसी भी टेम्परेचर पे कर देगा बच्चा, किसी भी टेम्परेचर पे कर देगा। आप Al2O3 सॉरी एल्यूमिनियम आप जिंक में डालो, आराम से रिड्यूस कर लो, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा एक्टिव मेटल है जिंक से। हाँ या ना बच्चा? यस और एनर्जी रिलीज होनी याद करो। Al2O3 का फॉर्मेशन तो काफी याद है ना? यस सर। प्रोसेस होता है। ऑप्शन देखो, एट 500 डिग्री सेल्सियस कोक कैन बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम ZnO। 500 डिग्री, फॉल्स। 500 डिग्री नहीं, क्या चाहिए? 800 या 800 से 800 से ज्यादा। ये 800 का, ये 800 से ज्यादा चाहिए बच्चा। कोक कैन नॉट बी यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम CuO2। फॉल्स। ये भी फॉल्स है भाई। कोक यूज कर लो ना, कोक तो बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता था ना। यस। नीचे है ना ग्राफ? यस तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बी। ऑप्शन बी। चलो ये क्वेश्चन देखो। इन एलिंगम डायग्राम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, किसकी इंफॉर्मेशन देता है? जल्दी से मूव फास्ट। Temperature dependence of gives energy for ऑप्शन 3 Option 3. Select the temperature to carry out reduction process depends so as to make डेल्टा जी नहीं। डेल्टा जी नेगेटिव। negative. Very good. Select correct statement. In the decomposition of an oxide into oxygen and solid या liquid metal, entropy क्या करती है? Increases. समझना लैंग्वेज को समझना। टाइम तो नहीं हो गया तुम्हारा? मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे? सॉलिड। उनमें क्या डालेंगे? रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो ये क्या Metal. बनाएंगे? मेटल। क्या बनाएंगे? सॉलिड या लिक्विड बनाएंगे। और यहाँ पर मेटल रेड्यूसिंग एजेंट के थ्रू बाकी कुछ निकलेगा ना? हाँ। O2 इन O2 निकलेगा, चलो मान लिया इन O2 निकलेगा, ठीक है। तो इन डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑक्साइड इनटू मेटल इनटू ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन बात कर रहा, सॉलिड और लिक्विड, एंट्रोपी इंक्रीज की है डिक्रीज की है? बताओ जल्दी से।
इंक्रीज इंक्रीज। ऑक्सीजन निकली है ना, ऑक्सीजन गैस बोल दिया, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। करेक्ट है। डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑक्साइड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। भाई डिकम्पोज कर रहे हैं, नहीं डिकम्पोज कर रहे हैं। डिकम्पोज सिर्फ रिडक्शन नहीं बोला बच्चा, डिकम्पोजिशन। Ag2O तो अपने आप थोड़ी टूट जाता था, उस टेम्परेचर के जहां वो टच करता था, याद करो। यस टेम्परेचर Yes. जहां डेल्टा जी इक्वल टू 0 को टच करेगा, उस टेम्परेचर के ऊपर ही तो डिकम्पोज होगा ना। हाँ Yes. यस एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक Endothermic. प्रोसेस। पहला स्टेटमेंट, सॉरी दूसरा भी। करेक्ट। To make delta G not negative, temperature should be इतना हाई होना चाहिए कि T डेल्टा S ज्यादा हो जाए और डेल्टा H क्या हो जाए, कम हो जाए। सही तक, तभी तो होगा कि नहीं। सही है। यस सर। T डेल्टा S बहुत बढ़ाओगे तभी तो डेल्टा G क्या आएगी, नेगेटिव। Negative. समझ में आया कि नहीं? आंसर इज, ऑल All correct. चलो 2020 का क्वेश्चन बताओ, 2020 का। अच्छा अभी हो गया, हाँ हो सर गया। सही थर्ड था। अभी हो गया। आंसर इज, थर्ड थर्ड। Third option. अच्छा खत्म हो गया। ध्यान देना, एक्चुअली जेई मेंस में एलॉय नाम सुना होगा ना। यस यस सर। इनको आपको क्या करना है, अभी Learn. नहीं लर्न करना। अभी जो अगला टेस्ट होगा उस टेस्ट में हम एलॉय नहीं देंगे, समझ रहे हो। यस यस एलॉय हम देंगे उसके आगे वाले टेस्ट में। तब तक तो मेरे हिसाब से लर्न कर लोगे ना। यस Yes. कौन से नहीं लर्न करना, ये भी बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मन सिल्वर, नाम तो सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर होते हैं। काफी पॉपुलर है। डच मेटल आपको लर्न नहीं करना है, डेल्टा मेटल आपको लर्न नहीं करना, मोनल मेटल, रोज मेटल, ड्यूरेलम, मैग्नेरम, सोल्डर, स्टेनल और क्या है मंज मेटल आपको लर्न। नहीं करना। इन तीनों को छोड़ करके बाकी आज से आपको लगभग 20 दिन से ज्यादा मिलेंगे और ज्यादा समय मिल सकता है आपको, शायद 21 दिन मिलेंगे। मैं नेक्स्ट टेस्ट जो कमिंग टेस्ट है इस टेस्ट में एलॉय नहीं दूंगा, उसके आगे आने वाले टेस्ट में एलॉय दूंगा, लेकिन इस टेस्ट में एकदम अच्छे से आपको मेटलर्जी आएगी। मैं नेक्स्ट वीक में कोई ना कोई मॉड्यूल के डिस्कशन का लेक्चर लूंगा, ठीक है। यस Yes, सर। sir. यस सर। आपका काम क्या है, अपना आज के लेक्चर के नोट्स कंप्लीट करना है जो आज आप नोट नहीं कर पाए होंगे, और जो चीजें याद रखने वाली चीजें हैं तब तक आप कंप्लीट। मैं आपको 2-3 दिन पहले आपको बता दूंगा कि आपको कब मैं मेटलर्जी का डिस्कशन लेक्चर लूंगा। सर मॉड्यूल फिर पूरा Yes, कर sir. देना है ना अभी। अब तो क्या करना, अब थोड़ी मार्क करके देने की जरूरत है। अब तो हाँ आप सर। पूरा मैं बता दूं कौन कौन सा अभी करो। आप एक्सरसाइज जो पहली है पूरी वो करो, एडवांस वाली ऑब्जेक्टिव करो, और प्रीवियस ईयर जेई मेंस और एडवांस पूरे करो। Yes. सब्जेक्टिव वाली एक्सरसाइज नहीं टच करना है तुमको, ठीक, यस सर। समझ Yes, गए। यस सर। Yes, sir. का तुम कर लोगे ना इतना काम। यस यस सर। चलो हम उम्मीद करते हैं आप इतना काम कर लोगे। अच्छा हुआ मैंने लिखने का टाइम नहीं दिया तुमको, हालांकि थोड़ा सा तुम्हारा काम बढ़ गया, लेकिन चैप्टर फाइनली क्या कर लिया है हमने, कंप्लीट। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अब एक बार तुम खुद से लिखोगे आज से कल तक, ध्यान रखना कल तक आपको नोट से कंप्लीट कर लेना। अगर कल के बाद तुमने छोड़ा तो शायद बहुत सारी चीजें भूल चुके। प्लीज कल तक आपको नोट्स मेटलर्जी के कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। Yes, sir. यस Yes. सर। चलो सर,